सर आप भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज हो। एक 150 स्क्वायर फीट रेंटेड गैराज में मेरा बिजनेस चालू किया था। ये जर्नी सिर्फ 500 रुपया लेकर 5,000 करोड़ रुपया का। रिस्पेक्ट। कैसा लगता है 5,000 करोड़ के मालिक बनने के बाद पहले से प्लान की बिजनेस स्टार्ट करना? 1982 में मुझे पता नहीं था कि थायराइड कहाँ है, और 2002 20 साल में दुनिया में सबसे बड़ा थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया हूँ। रिजाइन करने से पहले सोचा थोड़ा? रात को 2 बजे मेरा बीवी को मैंने पूछा, मैं तो पागल था, डिसीजन लेके आया, तू क्या पागल है, तू भी डिसीजन लिया कि मैं भी नहीं जाऊँ? उसने क्या बोला मालूम? वाइफ की थिंकिंग क्या थी आपकी? और मोस्ट पावरफुल लेडी। अनफॉर्चुनेटली IPO लिस्टिंग का 50 दिन पहले वो चली गई। She didn't see the best side of my success. आप तब किस नजरिए से देखते थे मुंबई को? 3 रात VT रेलवे स्टेशन में सोया था, जहाँ भाषा नहीं जानते हो, किसी को नहीं जानते हो, जाना है 24 घंटा रोया था। पिताजी से लास्ट बात कब हुई आपकी? उसको जो मैं बोलता हूँ वो सुनाई नहीं देता। एक पेपर में लिख के दिया था, जून 15 तारीख को मैं आके आपको ले जाऊंगा। मैं 15 तारीख को चला गया। ये जो आपकी मेंटालिटी है वो कैसे समझाते हो? एक डिसीजन लिया था कि अगर एक दिन खुद का कंपनी चलाऊं, उधर सिर्फ फ्रेशर को ही काम पर लूंगा। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज नॉट नॉलेज। साइंटिस्ट क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स में से होते हैं, और जो क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो बचपन से पेरेंट्स का प्रेशर ले रहे हैं। अच्छे बच्चे ज्यादा कुछ बनाते नहीं है, जो बनाते हैं वो नट्स है जिसके पास गट्स है। एक किसान का बच्चा तमिलनाडु के एक गांव में पैदा होकर कैसे एक अरबपति बना, वर्थ मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स। इस पॉडकास्ट में हमने हिंदी में बातें करी है ताकि देश के हर कोने तक इनकी बिजनेस सक्सेस स्टोरी पहुंचे। इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं, हमने कॉन्शियसली इनकी कहानी हिंदी में कवर करी, इनकी जुबानी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 20 साल भारत के हैं, पर बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं, एक बिजनेस को सेल बेचते कैसे हैं, ये आप जानो आज के पॉडकास्ट से। अगर इस पॉडकास्ट से 10 या 20 करोड़पति भी निकले, मैं मानूंगा कि आई हैव वन व्हेन इट कम्स टू दिस एपिसोड। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है डॉक्टर वेलुमणि का, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। आई होप कि हमारे देश के सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ये वाला एपिसोड देखें। दिस इज डॉक्टर वेलुमणि ऑन बिजनेस, लव एंड लाइफ। जब हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी तब एक सपना मैंने देखा था कि एक दिन डॉक्टर वेलुमणि के साथ मस्त पॉडकास्ट बैठकर बनाएंगे। सर आप बहुत मज़ेदार इंटरनेट पर्सनालिटी हो, पर शायद भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज हो। या शायद मैं लकी था। पहले 20 साल भगवान मेरे खिलाफ था, उसके बाद मेरा साथ है तो बात बहुत बनती है। पहले 20 साल भगवान खिलाफ था जी। क्यों? ऐसा था, गरीब था, गांव में था, परिवार बड़ा था, और पिताजी कमाता नहीं था, पूरा जिम्मेदारी मदर के ऊपर था, और 5 बच्चे थे, इनकम नहीं है, मैं बड़ा बच्चा था। तो जब भी मेरा उम्र 10 था, मैं परिवार की लीडर बना। वो थोड़ा जल्दी जिम्मेदारी लेना पड़ा। खिलाफ था मतलब बहुत चैलेंजेस थे, मुश्किलें थी आपकी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सफ़र कर रहा था। लोग चैलेंज को देकर डरना नहीं है। जब भी छोटी उम्र में बहुत चैलेंज आता है, वो आदमी बहुत बड़ा बनता है। क्योंकि ज़िंदगी का सक्सेस ही यही है कि जो भी चैलेंज आता है उसको सामना करना। जिंदगी में तो चैलेंज आता ही रहता है। जब सामने जो चैलेंज दिखता है वो अगर छोटा दिखने लगा तो आप बड़े बन गए। बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए पहले 20 सालों के बारे में। एक छोटा सा सवाल है पहले अभी के बारे में, प्रेजेंट टाइम्स के बारे में। जो एग्जिट आपको मिली थायरोकेयर से,
आई एम सॉरी, ये पॉडकास्ट के स्टार्ट में हम कह रहे हैं, पर ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिले इसलिए मैं जी। पूछ रहा हूँ, उस एग्जिट की रकम थोड़ी शेयर कर दीजिए जो भी पब्लिकली शेयर्ड है। से ऐसा तो ये एग्जिट हुई 2021 जून में। जी। कोविड आके एक पीक में था। ये मेडिकल बिजनेस था, लेबोरेटरी बिजनेस था। ये बिजनेस भी पीक में गई और किसी को मेरा कंपनी का शेयर बहुत इंटरेस्ट था और मैं एग्ज़िट कर दिया। जब भी मैंने एग्ज़िट किया कंपनी का वैल्यू था $1 बिलियन, 7,300 करोड़ कंपनी का वैल्यू था। 7,300 करोड़। करोड़। वाह। और ये इसमें मुझे मेरा 66% मेरा स्टॉक था, तो उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपया का एक सिंगल चेक मुझे मिला। और ये जर्नी ऐसा था कि सिर्फ 500 रुपया लेकर 40 साल पहले जयंती जनता एक्सप्रेस में मुंबई में आके वीटी रेलवे स्टेशन में उतरा था। और जब भी बिजनेस सक्सेस हुई, कितना जीरो ऐड किया था वो पता नहीं था, लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार जर्नी था। और एग्ज़िट भी बहुत इतना बढ़िया था कि अगर किसी को बेस्ट एग्ज़िट अवार्ड मिले तो सिर्फ मुझे ही मिले। पर 27 साल की मेहनत भी गई है, 27 इयर्स। 27 इयर्स बिजनेस में था। उससे पहले 14 साल एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में था। और गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में जो भी मैं सीखा था जी। वही बिजनेस करने के लिए ताकत दिया था। तो 40 साल की बहुत बढ़िया मेहनत करी है। मेहनत की। तो ये जो लोग 5,000 करोड़ का नंबर देखते हैं, एक्चुअली उसके पीछे के 40 साल के बारे में भी जानना चाहिए। या ऐसा तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है। जी। और आजकल कोई भी बिजनेस चालू करता है, लगता है 25 उम्र में ही भी बिलियनर बन जाते हैं, लेकिन वो सब बहुत रेयर है। मेरा तो मैराथन रेस था, 100 मीटर डैश नहीं था। और मुझे भी ऐसा कुछ सपना लेके नहीं आया था कि एक दिन 5,000 करोड़ का मालिक बनूं। तो मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि मुंबई में मुझे बहुत सारा मदद मिली। और ये भी कहूँगा, मुंबई में जिसके पास पैसा है वो पैसा नहीं बना सकता है, लेकिन जिसका पास स्टैमिना है वो बहुत बना सकता है। जिसके पास स्टैमिना है इस शहर में वो बहुत पैसे बहुत बना पैसा सकता बना सकता है। उसमें लिए एक पंचलाइन बोलता हूँ, जिसके पास स्टैमिना होता है, जिसके पास स्टैमिना होता है वो ना बाप से डरता ना बास से डरता। कैसा लगता है अब 5,000 करोड़ के मालिक बनने के बाद? सेम ही है लाइफ? ऐसा है, एक मराठी में बोलता है, पैसा खिसात मनात नहीं। पैसा तो बैंक में होनी चाहिए, सिर पे नहीं घूमनी चाहिए। तो ऐसा है, मेरे बच्चे लोग पूछते हैं, डैडी आप सरकार नौकरी में जो खर्चा करते थे उतना ही करते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है कि पैसा कितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आते हैं। तो उसके लिए भी आजकल एक पंचलाइन बोलता हूँ, सक्सेस इन लाइफ कितना पैसा बनाता है उसके हिसाब से नहीं है, आपको कितना कम ज़रूरत है उसके ऊपर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वैसा की वैसा ही हूँ, और लेकिन बहुत मज़ा कर रहा हूँ। अब कैसे मज़े करते हो? देखो ऐसा है, गरीब लोगों को देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन होता है हमेशा। जो भी जितना भी पैसा हो, हमेशा हमसे धनवान है उसका नज़र हमें लगा तो हम छोटा दिखेगा। हमसे जो गरीब है उनके ऊपर हमारी नज़र लगा तो हमको बड़ा दिखाई देगा हमारी स्टेटस। तो मैं हमेशा गांव में होता हूँ, गरीब के साथ होता हूँ, उनका मिलता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। तो मुझे फ़न, आजकल मैं बहुत सारा स्टेज में भाषण देने के लिए जाता हूँ। पता नहीं है ये मेरा ताकत कहाँ था इतना साल, अभी 5-6 साल से मैं स्टेज स्पीकर बन चुका हूँ। और हिंदी और इंग्लिश, तमिल, मराठी में भी थोड़ा स्टेज भाषण दे सकता हूँ।
मराठी भी आती है आपको? ऐसा अच्छा, तो 40 साल महाराष्ट्र में था। आपने इधर आके हिंदी और मराठी दोनों सीख ली? मुझे जब भी 1982 में मैं मुंबई आया था, मुझे ये नहीं पता था कि मोहम्मद रफ़ी हीरो था या सिंगर था। तो उतना साउथ में तो तमिलनाडु में हिंदी का तो खिलाफ है, हम्म, उसका मतलब उधर जीरो हिंदी था। लेकिन आकर मैं हिंदी बिल्कुल पढ़ना लिखना बोलना सब सीखा, साथ साथ में मराठी भी सीखा, थोड़ा गुजराती भी आ जाता है। गुजराती भी बोल लेते? मेरा बास सब गुजराती थे, तो थोड़ा ये ना कस वर्ड्स बोलते हैं ना बहुत सारा। पहले गालियां सीखी। ओके। बचपन की याद आती है आपको अभी भी? अभी भी बचपन की याद तो भूल नहीं सकते हैं। ऐसा है, जो आदमी पुराना भूला ही नहीं है वो ज़िंदगी में बहुत ऊपर आ सकते हैं। ज़िंदगी में किसी भी स्थिति में आप पहुंच गया तो भी जिस रास्ता पे आप आया था उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम्म, तो अभी भी याद है हम कैसे 5 बच्चे थे, तमिलनाडु में उस ज़माना में एक बढ़िया चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम के कामराज थे। वो स्कूल्स में मील्स लाया था, मिड डे मील्स लाया था। अगर वो स्कूल्स में मील्स नहीं लाता तो मैं स्कूल नहीं जाता। स- मील्स का ज़रूरत ज़्यादा था, पढ़ाई का ज़रूरत उसके बाद आई थी। मतलब भूख के लिए आप भूख स्कूल गए? के लिए स्कूल गए थे। तो वो भी नहीं बोला, एक हाथ में स्लेट था, दूसरा हाथ में प्लेट था। दोनों एल्युमिनियम थे। पर आपको तब पता था कि आपकी लाइफ थोड़ी मुश्किल है? आप अवेयर थे? एक चीज मैं गांव में देखा, गरीब तो था, लेकिन मुझसे भी थोड़े लोग गरीब थे। हम्म। जब भी वो देखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। तो सिर्फ 400 लोग थे उस गांव में, और मुझसे पहले कोई डिग्री ख़त्म नहीं किया था, और गांव में बस ही नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वैसा एकदम मैं 1960s का बात कर रहा हूँ। तो गांव का लाइफ कभी भूलेगा नहीं। आज भी मैं गांव जाता हूँ तो लगभग पूरा की पूरा या मैं किस कौन सी कुआं से पानी निकाल रहा था, कहाँ बैठकर गप्पा मार रहा था, और कौन सी जगह पे हम क्रिकेट खेलते थे, सब में अभी भी बहुत मज़ा आता है। मजा आता है बहुत सोचकर। मज़ा आता ओके। तब कभी भी गरीबी की वजह से बुरा लगा? है। गरीबी वजह से बुरा, एक छोटा सा एक गैप रह गया होता तो बुरा लगता था। लेकिन सभी लोग एकदम हायर मिडिल क्लास थे। मैं हमेशा जो गरीबी है उसको एक पिरामिड का रूप में डालता हूँ। ऊपर धनवान है, हम्म। नीचे गरीब है। ये पिरामिड में मैं सबसे लोअर मोस्ट स्लाइस में से, सबसे नीचे वाले स्लाइस में से हर 8 साल एक एक स्लाइस करके मैं ऊपर आया हूँ। 10 स्लाइस पूरा की पूरा ऊपर आया हूँ। तो तब भी बुरा लगा, ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है। जिंदगी में खेल खेल में सभी निकल गया। मैं बैठ के ये नहीं सोचा कि उसका पास ये है मेरा पास ये नहीं है, वो कभी सोचा ही नहीं था। दिन कैसे गुजर जाता पता ही नहीं था। और मैं पूरा दिन मेरा मम्मी का मदद करने में ही बैठ गया था, खेलने के लिए नहीं जाता था। पानी निकाल के लेके आ जाओ। मेरे मम्मी के पास 2 बफेलोज भैंस थे, उसको पालना भी मेरा काम था। और ऐसा है, मेरा माँ बार बार बोलती थी, खेती में हल जो चलते हैं एक के पीछे एक चलते हैं, जो पहला हल सीधा जाएगा तो बाकी हल सीधा आएगा। वो मेरी माँ बोलती थी, तू सबसे बड़ा लड़का हो, तू सीधा जाएगा, बाकी लोग तुम्हारे पीछे सीधा आएगा। टीम वो कैप्टन। वो मेरा दिमाग में डिसिप्लिन में बैठ गया। मैं सही रहूँगा तो बाकी सही रहेगा। मेरा 3 ब्रदर्स थे, एक बहुत छोटी उम्र में चला गया और एक सिस्टर है। आज भी हमारी परिवार लगभग एक ही है, साथ में है। मेरा जो नंबर 2 ब्रदर हैं
63 इयर्स मेरा साथी है। तो परिवार में मेरा लीडरशिप है, और जब भी परिवार में लीडरशिप बनी, फिर बिजनेस में लीडरशिप अपने आप आता है। वही आपका MBA था। वही हमारा MBA। मैं लोगों को लोग मुझे पूछते हैं, आप MBA कहाँ से किया? मेरा पास 3 MBA बोलता हूँ, फिर डर जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ, कोयम्बटूर में बीच में देखो एक MBA है, मुंबई में बीच में देखो एक MBA है। फिर मेरे बीवी कुंभकोणम से आई है, उसका भी गांव का नाम में एक MBA है। सो 3 MBA मेरा है करके लोगों को बोल देता हूँ। MBA जो सीखते हैं, MBA जो पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर थियरी पढ़ते हैं। जब एक गांव में जन्म हो जाता है, गरीबी का एक माहौल हो जाता है, आपका MBA प्रैक्टिकल है, कुछ थियरी है ही नहीं है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, अगर किसी आदमी गांव से आ रहा है और गरीबी से आ रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मोस्ट पावरफुल कंकॉक्शन बोलते हैं इन दी इंग्लिश में। बहुत बढ़िया एक मिलन है। तो उसमें से ताकत बहुत बड़ी बनी है। अगर लोग मुझे पूछते हैं, आप इतना बड़ा बनने के लिए कुछ कारण आपको समझ में आता है क्या? गांव से था, गरीबी था, एकदम फोकस किया था, मेरा ही दिमाग, मेरा ही ऊपर मेरा ध्यान था, मेरा परिवार के ऊपर मेरा ध्यान था, बन गया बात। परिवार की मैनेजमेंट में और पैसों की मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ों की वजह से। देखो, ये पैसा के मैनेजमेंट में एक मेरा यूनिवर्सिटी था, मेरी मदर। मेरा पिताजी कमाता नहीं था, मेरा पिताजी का परिवार धनवान थे, उसकी वजह से मेरा पिताजी थोड़ा लापरवाही था। और शादी होने के बाद मेरी मदर को ऐसा धक्का बैठा कि बच्चा तो 5 है, इनकम तो नहीं है। तो मेरी माँ 2 भैंस पाला था, और 10 लीटर की दूध एक दिन में, और 1 रुपया 1 लीटर था। उसका मतलब 10 रुपया इनकम था, और हफ्ता में 70 रुपीज़। उसमें पूरा बच्चे को पाला था, उसमें पूरे बच्चे को मद्रास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट बनाया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट, हम पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। तो ये बहुत बड़ा एक सक्सेस है। जो मैं किया हूँ वो सक्सेस नहीं है। अनपढ़ औरत जिद्द से बच्चे लोगों को पढ़ाई में डाला था और ऊपर लाया था। तो लोग पूछते हैं, तुम्हारा कंपनी कभी लोन ही नहीं लिया था? नहीं लिया था। तुम पर्सनली भी कभी लोन नहीं लिया था? नहीं लिया था। ये कैसा एक पॉसिबिलिटी हुआ? बोलता हूँ, देखो मेरे मदर तो किसी से 1 पैसा कभी ऋण नहीं लिया था। जिंदगी में मैं EMI कभी भरा नहीं है। वाह। तो उसमें एक पंचलाइन बोलता हूँ, सुनो। हेवन इन लाइफ, हेवन का मतलब क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग ये है कि क्लटर फ्री ब्रेन, इधर बहुत क्लियर चाहिए। फियर फ्री हार्ट, इधर डर नहीं होनी चाहिए। और EMI फ्री लाइफ, ये तीनों एक बार जम जाता है, उससे बड़ा स्वर्ग जिंदगी में है ही नहीं है। मैं जिंदगी में एक बार भी EMI भरा नहीं है। जो भी आपके बिजनेस स्किल्स है वो एक्चुअली मम्मी से स्टार्ट हुए। या मम्मी से स्टार्ट हुई, हाउ टू मैनेज विथ लो रिसोर्सेस द life of the family. And I managed with low resources, managed a business. जल्दबाजी में नहीं था। और बट अगेन, जैसा मैं बोलता हूँ, 20 तक दुनिया मेरे खिलाफ लग रहा था, और 20 उम्र होने के बाद दुनिया मेरा साथ लग रहा था। सो वो थोड़ा परिवर्तन आया था। आप ये मानते हो कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ रहता है किसी की ज़िंदगी में? ऐसा तो लोग जब भी मुझे पूछते हैं, आपकी जो जीत है उसकी कारण मेहनत है या किस्मत है, मैं दोनों को छोड़ता नहीं हूँ। अगर कोई पूछता है आपका बहुत मेहनत है, तो मैं बोलता हूँ मुझसे ज़्यादा मेहनत बहुत लोग कर चुके हैं। किस्मत के साथ नहीं होता तो ज़िंदगी इतना जीत नहीं मिलता था।
हाँ, अगर किसी ने बोल दिया ये आप जो जीत गया वो किस्मत नहीं है क्या, अरे पागल, ऐसा ही सो के थोड़ी कोई किस्मत से मदद ले सकता है। 50% किस्मत है, 50% मेहनत है। तो आप ही मानते हो कि 20 साल की उम्र से पहले किस्मत आपके साथ नहीं थी? ऐसा तो फीलिंग है। उसके बाद किस्मत मेरे पास ज़्यादा है। जी जिंदगी में 2 इनिंग्स है, जी 35-35 साल। अगर पहला इनिंग्स प्लेशर रही, एकदम बढ़िया थी, तो सेकंड इनिंग्स परेशान आएगा। अगर पहला इनिंग्स में आप बहुत सारा परेशान को सामना किया, तो सेकंड इनिंग्स में बहुत सारा किस्मत आएगा। तो 35 ईयर्स। या फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, अच्छा, ऐसा एक मेरा अनुमान है। आपने देखा है खुद की लाइफ में? 35 तक मैं सरकार नौकरी से निकला नहीं है, तो भाई उसका बाद बिजनेस में आया। बिजनेस में आया तो ग्राफ सीधा ऊपर गया, तब तक ग्राफ ऊपर गया ही नहीं है। मेरा पूरा पूरा 90% पैसा 35 साल के बाद ही बनाया ना। 99%। 99%। पर कुछ ऐसा टारगेट था कि अमीर बनना है लाइफ में, कि आप बस काम कर रहे थे? देखो, लोग बोलते हैं बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा सोचने वाला सब फ्रस्ट्रेशन में बैठा है। मुझे हमेशा लगता था, जब भी मेरा पगार, पहला पगार 100 रुपया था 1978 में, महीना में 100 रुपया था। वाह। एक जीरो बढ़ाना है, वही ड्रीम था। 1000 होने के बाद एक जीरो बढ़ाना है, और 10,000 बन गया, और एक जीरो बढ़ाना है। एक एक जीरो करके ही मैं पहुंचा हूं 5,000 करोड़। तो मैं कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बन सकता है। तो अगर उसको कहना है हिंदी में एक पंचलाइन में, निकल पड़ो रास्ता अपने आप बनता है। मुझे रास्ता दिखने के बाद ही निकलूंगा, तो आप कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो निकल पड़ा। पढ़ाई करना ज़रूरी है ज़िंदगी में? पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वालिफिकेशन से ज़्यादा कुछ बात नहीं बनती। मतलब एक बार डिग्री आ गई, डिग्री अलग है, पढ़ाई अलग है। हाँ। जो भी पढ़ाई किया है उसका पास नॉलेज नहीं है। मार्क्स आर मार्क्स, मार्क्स आर नॉट नॉलेज। क्वालिफिकेशन इज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज नॉट नॉलेज। Experience is experience, experience is not knowledge, knowledge only is knowledge। जिंदगी में जीतना है तो नॉलेज की ज़रूरत है। वो पढ़ाई से आता है, या अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा नॉलेज रख सकता है, लेकिन एक लेवल तक, एक ग्रेजुएट तक तो एक स्कूल का एजुकेशन चाहिए, करना ज़रूरी है। तभी आपका पूरा एंटेना ओपन रहता है। अदरवाइज 1-2 एंटेना से ही पूरा पकड़ना होता है। आपकी पूरी एजुकेशन की स्टोरी भी जाननी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग गरीबी से नहीं निकलते, वहाँ गलत क्या हो रहा है? देखो, जब गरीबी सामना करना होता है तो 2 तरीका के लोग होते हैं। एक रोने लगता है मुझे गरीबी आ गया, दूसरा उससे भी आनंद लेना सीख लेते हैं। दिस मैन इज सफरिंग, दिस मैन इज एंजॉइंग। जो गरीबी को आनंद ले लेते हैं वो ऊपर जाते हैं। जो गरीब से रो के हर रोज रो के ही बैठे हैं, वो रो के ही बैठ ही जाते हैं। तो मुझे गरीबी में कभी रोना नहीं आया, मुझे ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा एक फीलिंग था। कुछ भी मेहनत करेगा तो मिलता है। तो मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछा था कि आप गांव से आया है, गरीबी से आया है, आपका गांव में भी आप जैसा बहुत लोग होगा, क्यों कोई ऊपर नहीं आया है? ऐसा है, मैं थोड़ा हैप्पी मैन हूँ। कभी भाई दुनिया में 2 ही तरीका के लोग होते हैं। एक सोचते हैं मैं ही परेशान में हूँ, बाकी सब मजा कर रहा है। दूसरा आदमी सोचता है मैं ही मजा कर रहा हूँ, बाकी सब परेशान में है। मैं सेकंड कैटेगरी था।
बहुत कम लोग होते हैं ऐसे बहुत पर। कम लोग होते हैं। अब ये सब कीड़ा इधर ही है, कीड़ा इधर ही है। खुद की वो एडुकेशन की स्टोरी भी सुनाइए सर, वो जब आप कॉमर्स के क्लास में बैठे जी थे हाँ, जी जी। और आपको बोला गया कि नहीं साइंस में जाओ। तो ऐसा तो मैं स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया था, पंचायत यूनियन स्कूल बोलते हैं। और एक क्लास टीचर, एक क्लासरूम, 5 क्लास, ये 50 स्टूडेंट्स होते थे, 5 क्लास, 10-10 स्टूडेंट होते थे, एक ही क्लास टीचर होता था। इस उस स्कूल से, तमिल मीडियम से पढ़कर फिर हाई स्कूल गया। और हाई स्कूल जाते जाते स्कूल का फीस भरना था, 10-10 रुपया, साल में 10 रुपया भरना था। और समर वेकेशन आता था। मेरा उम्र 11 साल से लेकर, मेरे मदर के साथ हम दोनों मई महीना में धूप में, ये कापूस निकलता है ना, वो काम कर रहा था, कॉटन पिकिंग। कॉटन पिकिंग। वो कॉटन पिकिंग का जब भी हम उसका कॉटन ले लेते हैं, बाकी पूरा कांटे हैं। वो कांटे फुल ट्राउजर भी नहीं होते थे, खून चुभती थी। निकलते थे। और उसमें जो भी पसीना आता है वो जलता था। वैसा 15-20 दिन समर में काम करेगा। और मेरा ब्रदर्स सबका स्कूल फीस भरता था। ये क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलता है मेरा पिताजी गरीब था इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं किया। गलत है। आपको पढ़ाई करना मन करता है तो वो ही जाएगा। सो वैसा तो 11वीं पास किया। और उसके बाद पीयूसी जाना था। और गवर्नमेंट का हरिजन वेलफेयर हॉस्टल्स थे, और मैं हरिजन नहीं था। जाके झूठ बोलकर हरिजन हॉस्टल में अपॉइंटमेंट, एडमिशन इसलिए लिया था, उसके बिना मेरा सगर में रह के पढ़ाई नहीं होता था, जुगाड़ करना पड़ता है लाइफ करना में थोड़ा। पड़ता था। तो तभी मेरा 12वीं में टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो बिना टेक्स्ट बुक मैं लाइब्रेरी में बैठकर मैं पढ़ाई किया 12वीं का। और ट्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था। मैथमेटिक्स में 200 को 200 मिला, वाह। ये 12वीं में। और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा था, क्योंकि 5 साल था उस जमाना में, इंजीनियरिंग नहीं होएगा। मैं जो भी एकदम ऊंचा होता है उसका कभी चाहता ही नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट बाद में क्यों होना है, मेरे उतना ही होएगा। फिर मैं देखा प्रॉस्पेक्टस में, मेरा जब भी पीयूसी खत्म हुई, डिग्री करने के लिए सिर्फ 3 साल का डिग्री मुझे अफोर्ड कर सकता था। और बीएससी में 3 अक्षर थी, फीस 400 रुपया था। बीकॉम में 4 अक्षर हैं, 300 रुपया था। मेरा पास था ही 300 रुपया। मैंने बीकॉम ले लिया। बीकॉम ले लिया, 1 महीना में बीकॉम स्टूडेंट था। एक प्रोफेसर था, डॉक्टर KR कार्तिकेयन, वो मुझे देखा, अरे तुम मैथमेटिक्स में सेंटम था। हाँ साहब। इंजीनियरिंग नहीं गया ना, नहीं साहब गरीब है। फिर वो समझ गया 5 साल की डिग्री नहीं कर सकते हैं। तुम केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया? साहब गरीब था। अरे समझा साहब, वो 400 रुपया चाहिए था, मेरे पास 300 ही रुपया था। अपना पॉकेट से 100 रुपया निकाल के मुझे बीकॉम ब्लॉक से साइंस ब्लॉक में लेके आया। अगर वो नहीं होता, ये वेलुमनी बीएससी नहीं करता, BRG में साइंटिस्ट नहीं बनता, PhD थायराइड में नहीं बनाता, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेबोरेटरी नहीं चलाता, आज रणवीर के सामने नहीं बैठता। तो बहुत मैं कभी भूलता नहीं है, इसलिए हम बोला जिस भी पोजीशन में आप आ जाओ, रास्ता नहीं बोलना है। तो मैं BSc में फर्स्ट क्लास था। और ऐसा लगा कि कोयम्बटूर में बहुत सारा फैक्ट्रीज है, ऑफिसेस है, कंपनियां हैं, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50 बार इंटरव्यू में मैं फेल हुआ।
50 बार फेल हुए। फेल हुआ 1978 में। जब ये डिग्री ख़त्म हुआ लगभग 50 बार इंटरव्यू में फेल हुआ। उसका कारण दो ही था। पूछते थे सभी लोग बिना अक्ल सवाल, डू यू हैव एक्सपीरियंस? गधे। एग्ज़ाम मई महीना में ख़त्म हुई। जून महीना में मैं ये एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? बोल नहीं सकता है, मन में सोचता था। और ये भी सोचता था कि जो लड़की से शादी करना चाहता है उसके सामने बैठते हैं और पूछते हैं तुम्हारे बच्चे कितने हैं। शादी होने के बाद ही बच्चे होते हैं, नौकरी होने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। तभी 1978 में एक डिसीजन लिया था कि अगर एक दिन खुद का कंपनी चलाऊं, उधर सिर्फ फ्रेशर को ही काम पर लूँगा, एक्सपीरियंस को नहीं लूँगा। 78 में जो डिसीजन लिया, मुझे पता नहीं था मेरा कंपनी सचमुच होगा। जब ही हो गया तो मैंने किसी एक्सपीरियंस आदमी को मेरा कंपनी में काम पे लिया ही नहीं। सब 22 साल के लोग, 22 इयर्स के लोग। एक तो एक्सपीरियंस पूछते थे, दूसरा पूछते थे कैन यू एलाबोरेट अबाउट योर सेल्फ। उसका मतलब उसका मेरा बारे में जानने के लिए थोड़ी इंटरेस्ट है, मेरा इंग्लिश का टेस्ट कर रहा है। और तभी मुझे गांव से कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं, वो कैसा इंग्लिश बोल सकते हैं। तब भी मेरा एक पंचलाइन बैठा था, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट नॉलेज। ये कमजोरी है बहुत सारा एम्प्लॉयर्स जो इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं उसको काम पे ले लेते हैं, उसको दिमाग नहीं होते हैं, इंग्लिश आता है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट नॉलेज। तो बाद में एक नौकरी मिला था कोयम्बटूर में, एक छोटा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसमें 150 रुपीज़ सैलरी था, फर्स्ट सैलरी। और 4 साल में वहाँ काम किया था। हर साल 25 रुपया इंक्रीमेंट मिला था। मैं सोचा चलो एक बार 1000 रुपया पगार आ जाएगा तो शादी कर ही ले। लेकिन अच्छा हुआ कंपनी बंद हो गया था, नहीं तो शादी अभी तक नहीं होता था। सो 1978 में से 1982 4 साल वहाँ नौकरी किया था जी। और फॉर्चुनेटली गरीब था, फॉर्चुनेटली गांव से आया हूँ, फॉर्चुनेटली सही नौकरी नहीं मिला, फॉर्चुनेटली जो नौकरी मिला वो कंपनी भी बंद हो गई। नो दिस आर ऑल आई एम टॉकिंग फॉर्चुनेट बिकॉज वो सब नहीं होता था, वैसा ये नहीं होता था। पर तब जब ये सब हो रहा था ऐसा लग रहा था कि फॉर्चुनेट है। नहीं, ऐसा फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट वो इसका ऐसा बैठ कर कंपेयर नहीं करता था। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, बैठ कर रो भी नहीं रहा था, रो भी नहीं रहा था। किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा था, डॉक्टर वेलुमणि अगर आपको ज़िंदगी फिर से जीने के लिए मौका मिलता है तो आपका जर्नी में कौन सा हिस्सा है जो आप बदलेंगे? मैं बोलता हूँ इतना अच्छा बिरयानी आया है, रेसिपी में क्यों अननेसेसरली छेड़छाड़ करना है। वही रिपीट, वही गाँव चाहिए, वही गरीबी चाहिए, वही मेरा मुश्किलें भी वही चाहिए, नहीं तो वो मज़ा नहीं आता था। तो 82 में वो भी कंपनी बंद हो गई और BRC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे, उधर से मेरा एक इंटरव्यू लेटर आया था। वो इंटरव्यू लेटर देख के मुझे लगा कि चलो गवर्नमेंट नौकरी है, शायद ये सब मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक बॉम्बे का चक्कर तो काट के आएंगे। तो गाड़ी में बैठा था। 1982 अगस्त 18 जयंती जनता एक्सप्रेस कन्याकुमारी टू मुंबई, बोर्डेड एट कोयम्बटूर। S9 कोच था, 41 बर्थ नंबर था। तो ये जिंदगी कभी नहीं भूलूंगा। इनफैक्ट अगर स्टोरी रील फिर से दोबारा मेरा जिंदगी होता है तो बर्थ नंबर भी नहीं बदलूंगा। तो मुंबई आ रहा हूँ। अब तब किस नजरिए से देखते थे मुंबई को? नहीं, नजरिए से देखो, जिंदगी में ऑप्शन ही नहीं है।
अगर मुझे 4 इंटरव्यू लेटर आता था, मैं सोचता था मैं मद्रास जाऊँ या बॉम्बे जाऊँ या सियाटल जाऊँ या सिंगापुर जाऊँ, आया ये सिर्फ़ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आया था। तो चलो जाएँगे, देखेंगे। पर लगा था कि सपनों की नगरिया है ये सब सुन ये सब आज बॉम्बे में आने के बाद ये सब उधर पता गाँव चला। में बड़ा शहर है, इतना पता था। लेकिन अभी थोड़ा इमोशनली एक बात कह रहा हूँ। मुझे शाम को 6:30 बजे ट्रेन है और 3 बजे गाँव से निकलेगा तो ये स्टेशन पहुँच के ट्रेन पकड़ सकते हैं। 3 बजे मेरी माँ काँप रही थी, उसको मैं सबसे बड़ा लड़का था, जिम्मेदारी परिवार का पूरा मेरा पास था। अगर ये बॉम्बे जाके बॉम्बे में काम में बैठ जाता है तो मेरा क्या होएगा करके उसको बहुत बुरा लगा। फिर भी उसको लगा मेरा बेटा अच्छा रहनी चाहिए, सेल्फिशनेस मेरा नहीं होनी चाहिए। ये आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारा मदर्स बच्चे लोगों को कहीं जाना नहीं देते हैं। मेरी माँ मेरी भलाई के लिए जाने दिया था। और 2 दिन पहले 2-3 लेडियाँ मेरी माँ के पास आके पूछा था, तुम्हारा बेटा बॉम्बे जा रहा है? हाँ जी। बॉम्बे में लड़कियाँ खराब है। मैं सोचा मेरी माँ फिर से रो पड़ेगी। उसने बोला अगर खराब है तो यहाँ भी खराबी होएगा। मेरा उसके ऊपर मेरा विश्वास है। ये मेरा कान में सुनाई दिया। वेरी इमोशनली आई वॉज फीलिंग दैट मेरी मदर का विश्वास कभी तोड़ना नहीं। और जब भी निकलना था 15 मिनट पहले वो आके पूछती है अगर कितना टाइम लगेगा वहाँ से यहाँ आना चाहिए, तो मम्मी 2 दिन लगेगा। 2 दिन लगेगा। अगर मेरा तबीयत खराब नहीं करके आपका एक उसको क्या बोलते हैं, उस जमाने में एक शब्द होता था पोस्टल में, टेलीग्राम आया तो तुम आने के लिए 2 दिन लगेगा। हाँ मम्मी 2 दिन तो लगेगा, ट्रेन तो। उसका मतलब करके सी हगड़ मी, सी क्राइड। मुझे बहुत बुरा लगा। सी व्हाट सी सो रीड, मे बी वो लास्ट मिनट में मेरा बच्चा को मैं देख नहीं पाऊंगा क्या। मेरा मन में ऐसा लग रहा था अभी सिर्फ उसको 50 साल हुई है, 20 साल तो जरूर रहेगी। तब तक बॉम्बे से वापस दौड़ के आ जाऊंगा। लेकिन दैट मोमेंट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं जब भी ट्रेन में मैं बैठा था सोलापुर आने तक 24 घंटा रोया था। माँ बहन छोड़कर उस प्रदेश में जहाँ भाषा नहीं जानते हो, किसी को नहीं जानते हो, जाना है। करेज, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जिंदगी में 2 ही तरीका के लोग हैं, एक जीता, दूसरा डिसीजन नहीं लिया। तो मेरा डिसीजन बॉम्बे आने के लिए जो डिसीजन लिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑर्डिनरी नहीं था। सो मुंबई आया, वो 1 दिन पहले ही आया। इसलिए 1 दिन पहले ही आया था कि 40 घंटा की ट्रेन है और 10 घंटा लेट आया तो इंटरव्यू चला जाएगा। तो 1 दिन पहले ही जाएंगे। और पता नहीं है भगवान मेरा साथ था करके क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। जिस दिन जिस सुबह 6 बजे मेरा ट्रेन मुंबई पहुंची, उसके बाद इतना बरसात हुई, उसके बाद 24 घंटे एक भी ट्रेन मुंबई के अंदर आया नहीं। इंटरव्यू में 300 लोगों को बुलाया था, सिर्फ 100 लोग आया था, मेरा नंबर लग गई। तो मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे दिमाग से मुझे नौकरी नहीं मिला, भगवान ने एक दिन पहले आया, लक। अंडरस्टैंड, हार्ड वर्क से नहीं होता, वो लक से होता। तो आया था और 3 रात वीटी रेलवे स्टेशन में सोया था, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। क्रेडिट कार्ड रखने के लिए पर्स नहीं था, सिर्फ 500 रुपया बॉडी में था। 500 रुपया बॉडी में था, क्योंकि एक पॉकेट में 500 रखा तो पिक पैकेट हो जाएगा, इधर 100 इधर 100 इधर 100 इधर 100, ताकि पिक पैकेट नहीं हुए। तो सक्सेस जिंदगी में, सक्सेस इन लाइफ इज डेल्टा। डेल्टा इज x2 - x1।
X2 का मतलब आज मैं कहाँ हूँ, X1 का मतलब उस दिन मैं कहाँ था। मेरा X1 जीरो था, रेलवे प्लेटफॉर्म था, उससे खोने के लिए कुछ है ही क्या जिंदगी में। अगर आप जीरो एक बार देख लिया, उसके बाद आप किसी से नहीं डरेगा। तो मैं जीरो देख लिया। तो फिर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, थायराइड कहाँ है। मैं तो मैथमेटिक्स में 200 के 200 था, उसका मतलब बायोलॉजी पढ़ा नहीं है, तो थायराइड के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने बोला आई डोंट नो। बाकी बहुत सारा सवाल पूछे थे, सबका जवाब मिला, एक जवाब नहीं दिया था, थायराइड कहाँ है वो नहीं पता। लेकिन मेरा नौकरी थायराइड टेस्टिंग नौकरी था, और 1982 में मुझे पता नहीं था कि थायराइड कहाँ है। 1992 में 10 साल में मैंने थायराइड में बायोकेमिस्ट्री पीएचडी किया हूँ। और 2002 20 साल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी, दुनिया में सबसे बड़ा थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया हूँ। ये 20 साल में जो मैं किया हूँ, उसमें से एक बड़ा पंच निकलता है। अगर आप उसी लाइन में काम कर रहे हैं जिस लाइन में आप पढ़ाई किया, आप बच जाएगा। अगर आप उस लाइन में पढ़ाई नहीं किया लेकिन उसमें काम करने लगा, तो शायद आप लीडर बनेगा। मौका मिला तो रीसेट करो। मुझे मौका मिला, रीसेट किया, मैं थायराइड में बहुत बड़ा आदमी बन गया। सो बहुत बढ़िया वो 15 साल बीआरसी का नौकरी का जर्नी था। बॉम्बे में लड़का के रूप में आया था, 15 साल में आदमी बना, वाह। और शादी हुई, 2 बच्चे हुई। मैं बीएससी के साथ आया था, एमएससी भी मिला, पीएचडी भी मिला। कभी सपना में भी कभी सोचा नहीं था। और 2 प्रमोशंस मिली, बहुत सारा इंक्रीमेंट्स मिले। वैसा लग रहा है ज़िंदगी इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। और जैसा मैं मुंबई में आया, तो मेरा फादर इन लॉ को मेरे ऊपर प्यार आया था। तो वो मुझे पहचाना, और वो अपना बेटी को मुझे प्रपोज किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि गांव में मेरे माँ को बोल के आया था, खराब लड़की नहीं चाहिए। अगर मेरा फादर इन लॉ प्रपोज करके भी मैं शादी कर दिया तो मेरी माँ सोचेगा कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। मैं 82 में ही ये प्रपोजल आया था, रिफ्यूज़ किया। 83 में आया था, रिफ्यूज़ किया। 84 में भी आया था, रिफ्यूज़ किया था। फिर मैंने सोचा इतना इंसल्ट नहीं करना है, देखिए तो ले। तो एक बार लड़की देखने के लिए गया था। लड़की देखने के लिए इतना लाइट डाल के थोड़ी मुझे लड़की दिखाया। वो घर छोटा था, लाइट वेट ठीक नहीं था, मुझे लगा ये लड़की ठीक नहीं रहेगा ना हमारे लिए, खबर देगा करके बोल के आया। खबर दिया नहीं है। 3 महीने के बाद फिर से वो आने लगा, मेरा फादर इन लॉ। मेरा लैंड लेडी थी एक महाराष्ट्रियन लेडी, उसको बोला था अगर अंकल आएगा तो बोल दो मैं अंदर नहीं हूँ। तो 5 बार उसने बोल दिया कि नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वो आया था, मनी तू ही संभालो, मुझसे नहीं होएगा। देन आई सैट इन फ्रंट ऑफ हिम, क्यूट फेस। ऐसा लगा कि ना बोलूं, इट्स एन इंसल्ट टू द फादर। अगर लड़की नहीं देखा तो कुछ ना कुछ कारण बोल सकते हैं, लड़की देखने के बाद ना बोलते हैं तो इट्स एन इंसल्ट। तो मैं सोचा फिर से लड़की से मिले, डिस्करेज कर दें। तो मेरा फादर इन लॉ से पूछा था 1 घंटा बात कर सकता है क्या उससे? ज़रूर, मैं अरेंज करेगा। तो मैडम कामा रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, 15th फ्लोर, इंटरनेशनल डिवीज़न, वहाँ उसकी नौकरी थी। तो मीटिंग अरेंज हुई। एक शनिवार का
हाफ डे बैंक का होता है, तो शनिवार का सेकंड हाफ मैं उधर पहुंच गया। तो एक रूम में बैठे थे, तो 1 घंटा में 60 मिनट्स होते हैं, 55 मिनट में ही बात किया। 5 मिनट अब्सोल्यूट साइलेंस था। मैं सोचा उससे ही शादी करना है, क्योंकि ऐसा कहीं कहीं देखा क्या, एक लड़की 1 घंटा चुपचाप, वो भी होने वाला पति के सामने, कुछ भी सवाल नहीं है उसका। तो मुझे लगा कि दिस गर्ल डजंट हैव एनी, कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं है, शादी करना है। ये 55 मिनट में मैं क्या बोला हूँ वो मैं 55 सेकंड में बताता हूँ। देखो, मैं पेइंग गेस्ट हूँ, जिंदगी भर पेइंग गेस्ट रहेगा, घर नहीं खरीद पाएगा, समझ गई? गांव में घर है, टॉयलेट नहीं है, तो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ, और मेरे डैडी मम्मी का जिम्मेदारी पूरा तुम्हारी रहेगा। मेरा सब भाई बहनों का बड़ा लड़का हूँ, सबका शादी तुम्हारा ये जिम्मेदारी। हमारा शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तू ही खर्च करना है। जो जो तू खर्च कर रही है वो तुम्हारा पिताजी को पता चलना नहीं चाहिए। मैं सोचा इतना बताएगा तो कोई भी लड़की दूसरा कोई देखो करके निकल जाएगी। बोलने के बाद ऐसा फेस में स्टन्ड लुक था। मैं बोला अगर शादी करना है फिर भी तो तुम्हारे पिताजी को आज भेज दो, नहीं तो बोल दो लड़का से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। बोल के मैं निकल गया। मैं निकल गया। उस रात को मेरा फादर इन लॉ घर पे आ गया था। उसका मतलब सी एस अंडरस्टूड। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। इतना डिस्करेज करने के बाद भी ये लड़की मुझसे ये शादी करने के लिए क्यों डिसीजन लिया। तो एंगेजमेंट हुई, 2 महीने के बाद एक बार मैं मिला उससे, पूछा क्या मुझ में क्या था, क्या अच्छा लगा, मेरा नाक, मेरा चिन, मेरा गाल, क्या अच्छा लगा। सी सेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं गरीब लोगों को ये बात समझाने आता हूँ कि उसने बोला, ऐसा तो लग रहा था, अब गप्पा मार रहा था कि कौन लड़का होने वाला बीवी के सामने बैठकर मुझे ये नहीं है वो नहीं है, गरीब हूँ कंगाल हूँ, कोई नहीं बताता है, सभी लोग बड़ा चढ़ा के ही बोलते हैं। आप मुझे डिस्करेज कर रहा था। दूसरी बात है, आप बहुत बड़ा स्टोरी टेलर है। और तीसरी बात, एक ऊंची घर में मुझे छोटी बहू नहीं रहना है, एक छोटा घर में एक ऊंची बहू रहना है। बहुत बहुत बढ़िया लगा जब भी उसने वो बोला था। तो आजकल बच्चा लोगों को धनवानी चाहिए करके ढूंढ रहे हैं, तो ये उसकी सोच था। तो हमारी शादी हुई, 2 बच्चे हुए हैं, और इंक्रीमेंट 2 मिली, प्रमोशंस 2 मिली, डिग्री 2 मिली, पगार 2 हुई, सेविंग्स बहुत था। तो मेरा उम्र था 37। एक मिनट सर, थोड़ा पॉज करें जी। मम्मी से बात होती थी या आप पूरे सही, फेज में? आप सही पूछा था। मम्मी से बात कभी नहीं होती थी, क्योंकि उस जमाना में टेलीफोन का उपलब्ध नहीं था। हर रोज खाना खाने से पहले मैं एक इनलाइन लेटर लिखता था। हर रोज एक इनलाइन लेटर लिखता था। 4 साल शादी होने तक मैं चिट्ठी लिखता था मम्मी को। वो प्रॉमिस करके आया था। वाह। और ये बहुत इमोशनल है। मेरी माँ अगर जिस दिन लेटर नहीं आया उस दिन उसको लगता है कुछ खराब है, वो कुछ प्रॉब्लम है। उसको क्या पता पुलिस में अपना पोस्टमैन सो गया, उसको बुरा लगता था। तो इट वाज ए वेरी इमोशनल कनेक्ट। तो मेरे मम्मी के साथ उस ज़माने में तो टेलीफोन था भी नहीं है। अपडेट्स देते थे आप?
लेटर हाफ डे देते थे। और मेरी माँ से मैं बहुत सारा चीज़ को तैयारी किया था। एक बार गया था दिवाली को गया, अकेले बैठ कर मेरी माँ को बोला, मम्मी थोड़ा परेशान हो गई। बोलो क्या हुआ? एक महाराष्ट्रियन लड़की से मेरा प्यार हो गया। महाराष्ट्रियन लड़की, प्यार हो गया। साइलेंट हो गई और पूछती हैं, फिर मैं उससे कौन सी भाषा से बात करूं? उसको दुनिया क्या कहेगा वो डर नहीं था। हम्म, समझ गया? हम्म, तो ये थोड़ा तैयारी किया था। ऐसा तो किसी महाराष्ट्र लड़की से प्यार तो नहीं हुई थी। ये तमिलनाडु से आए आए इधर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। हमारी गांव जात वाली थी सब, वो सब मैच था। नहीं तो मेरा फादर इन लॉ मेरा पीछे क्यों पड़ता है? लव मैरिज तो नहीं था ये। पिताजी से लास्ट बात कब हुई आपकी? एक्चुअली पिताजी बहुत तो होती रहती है। मेरा पिताजी को मैं शायद बराबर बताया नहीं है। वो अच्छा दिल से अच्छे थे, कुछ बैड हैबिट्स नहीं थे। इतना ही था कि उसको कहीं जाके नौकरी करने के लिए थोड़ा ईगो था, और खुद कुछ बिजनेस करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो थोड़ा सैंडविच हो गया। थोड़ा डर गया ज़िंदगी में, तो वैसा ही रह गया। लेकिन बहुत अच्छा था, किसी के से झगड़ते नहीं थे। बच्चे लोगों को सबको प्यार तो दिया है। उनसे मेरा पिताजी को मेरे साथ बॉम्बे में रहना था। और एक्चुअली क्या हुआ थोड़ा इधर सीक्वेंस बता रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ। 40 साल मेरा परिवार में एक भी एक डेथ नहीं है। 40 साल। उसके बाद मेरा फादर इन लॉ एक दिन सडनली हार्ट अटैक में गई। मेरी मदर इन लॉ 6 महीने के बाद वो भी चली गई। और 2 साल बाद मेरी माँ चली गई। सो ये तीनों एकदम हैट्रिक जैसा उड़ गए। और उसके बाद मेरी बेबी चली गई। अब ये स्टोरी में ये बीवी चली गई, ये कहीं लास्ट में आनी चाहिए, लेकिन अब जो बोला था तो फिर मैं जोड़ के बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं, मेरा पिताजी को मेरा साथ रखने के लिए सपोर्ट नहीं है, तो मेरे सिस्टर के पास था। तो मेरे सिस्टर के पास एक बार मैं मिलने के लिए गया था। उसने बोला मुझे बॉम्बे आना है। मेरे सिस्टर को पूछा, नहीं उसको बॉम्बे ले ले मत जाओ, वो तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। अभी सुमति भी नहीं है, मेरी मिसेस का नाम सुमति है, तुम लेके मत जाओ। फिर मेरे पिताजी के पास एक पेपर में लिख के दिया था। तो उसको जो मैं बोलता हूँ वो सुनाई नहीं देता था। जून 15 तारीख को मैं आके आपको ले जाऊंगा। मैं 15 तारीख को चला गया। बहुत बुरा लगा। कुछ भी होने दो, उसको आना चाहिए था, वो आ नहीं पाया, तो थोड़ा दुख था। और जब भी मेरी माँ जाने से पहले 1 साल पहले पूरा दुनिया भूल चुकी थी। उसको बोलता है डिमेंशिया। डिमेंशिया। तो जाके मैं बोलता हूँ, माँ कौन है? तो वो थोड़ा, कोई हॉस्पिटल में नहीं गए थे, कोई कुछ ज़्यादा पेन नहीं थे, लेकिन 5 लोग, 7 years, एक थोड़ा ट्रेजेडी था। ये किसी ने पूछा नहीं है, मेरा स्टोरी में कहीं नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा दुख की बात था। इस सब को प्रोसेस कैसे किया आपने? वो भी ये पूरे बिजनेस करियर के बाद इतना सब कुछ जिंदगी देखने के बाद। चलती रहती है, आप कौन है रोकने के लिए, आप कौन है मोड़ने के लिए? बस अगर गुड लक है तो बहुत सारा गुड लक आता है, उसमें एक पंचुएशन आता है, फुल स्टॉप आता है, लोग आते हैं जाते हैं। तो इसमें सभी लोग सही उम्र में गए हैं। मेरी बीवी थोड़ा जल्दी चले गई है। दैट्स वन वेरी बिग frustration for me, huge blow for my personal business aspect of life. तो दैट इज़ द बिग चैलेंज। अभी भी प्रोसेस कर रहे हो उसे? ऐसा है, एक फीलिंग है
कि वो मरा नहीं है। ऐसा एक दिन नहीं निकलता है, उसकी याद नहीं है। और माई चिल्ड्रन आर आल्सो वेरी यंग, तो हम कभी तीनों बैठते हैं। अगर माँ होती तो इतना पैसा वो देखा ही नहीं है, इतना बड़ा घर वो देखा ही नहीं है, इतना बर्तन किचन में देखा ही नहीं है। वैसा हम बार बार थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। बट देन वी बिलीव सी समवेयर। मैं थोड़ा ट्वीट करता हूँ, ट्वीट में मैं मेरे बीवी से थोड़ा कम्युनिकेट कर लेता हूँ। मैं अभी करियर अच्छा चल रहा है मेरा, तो ज़्यादा कुछ करियर के बारे में अब नहीं सोच रहा हूँ, फैमिली लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ कि शादी करनी चाहिए। मतलब फ्रॉम अ लाइफ पर्सपेक्टिव क्या सोच रहे हो आप? ऐसा एक फीलिंग है, अगर मैं मोटिवेट कर सकता हूँ तो ये एम्प्लॉयर को मोटिवेट करना है, स्केल अप करने के लिए उनको थोड़ा मदद करनी है, ताकि वो लोग लाखों लोगों को नौकरी बनाएगा। सो मोटिवेट द एम्प्लॉयर्स, मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स। आजकल एंटरप्रेन्योर्स थोड़ा कंफ्यूज्ड है। सपना बड़ा है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन उनको आता नहीं है। मन बहुत कुछ चाहता है, तन साथ नहीं देता है। तो थोड़ा लोगों के साथ मैं थोड़ा मेंटरिंग कर रहा हूँ, और स्केल अप करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे और नया कुछ बिजनेस करने के लिए मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा कितना जीरो चाहिए, पीछा नहीं करना है। मतलब आत्मा को शांति मिल चुकी है। मिल चुकी है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए बहुत आग चाहिए रहती है ना, चीज़ों का सामना करना नहीं, पड़ता है। और भी एक है, मैं अभी कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे वैसा होनी चाहिए, वो उसके से धनवान होनी चाहिए, उससे बड़ा होनी चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। मैं मुड़ के देखता हूँ, पूरा मेरा जो भी इस हिंदुस्तान में रिचेस्ट 100 में मैं पहुंच गया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो बिजनेस और करने के लिए मन नहीं कर रहा है, लेकिन मोटिवेट करना है लोगों को। और एक तो बिजनेस जो करते हैं उसको स्केल अप करने के लिए मदद करनी चाहिए। जो नौकरी में नाखुश है उनको बोलना है जिंदगी में कैसा करियर बनाना है। और जो भी सोसाइटी में है हमेशा रो रो के बैठा है, उसका भी सोच बदलनी है। सर इंग्लिश में एक शब्द है हेडोनिस्टिक, मतलब यस। आप ये सोचते हो कि यार मैं एक दिन ना बहुत पैसे कमा लूंगा, ताकि उसके बाद मेरे पैसों की वजह से मैं प्लेजर्स भी खरीद सकता हूँ खुद के लिए, बड़ी गाड़ी, परफ्यूम्स, कपड़े, एक्सपीरियंसेस, वेकेशन। आपने आसपास देखा है हेडोनिज्म? नहीं नहीं, ऐसा जो लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, उसको प्राइवेट जेट से लेकर प्राइवेट आइलैंड से लेकर सबका एक ड्रीम होता है, उसका ये पीछे करते हैं। लेकिन ऐसा है, मुझे कोई एक इवेंट में मिला था, उसने ये कैमरा पकड़ के पूछा था, साहब धनवन सब कुछ है क्या? मैं भी पूछ लिया तो जवाब देना है। हाँ बोल। तो मैंने बोला उनको, मुझे ये नहीं पता कि धनवान सब कुछ है या नहीं, लेकिन मुझे ये पता जो कुछ है वो ही धनवान बनता है। वाह। जो कुछ नहीं है वो धनवान नहीं बनता है। नाउ यू आस्क्ड द क्वेश्चन, आपने पूछा था गांव में जो भी थे सभी वही आपका जैसा बना था क्या? मैं कुछ था, बना। जो भी खुशी से काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो भी एक दिन बड़ा बनेगा। जो आदमी खुश नहीं है वो आदमी परिवार भी खुशी से चला नहीं पाएगा। पैसा भी मिल जाएगा, खुशी नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि मैं पहले भी खुश था, बीआरसी में भी खुश था, अभी भी खुश हूँ, फिर और क्या भागना है। पर पहले से प्लान किया, रिजाइन करने से पहले सोचा थोड़ा? ये 1 साल मैं सोचा था, लेकिन मेरा बीवी को बोला नहीं था। खुद में, खुद के ही दिमाग में? दोस्तों के साथ डिस्कस किया? नहीं, सिर्फ खुद के दिमाग खुद के दिमाग में। ये क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ, क्योंकि लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये आदमी
पीसी सरकार जैसा एक जीबूंबा तो नहीं किया, सोच समझ कर किया है। जी। आत्मनिर्भर करके जो शब्द आजकल सुन रहा हूँ, वो मोदी जी ने लाया था शब्द। लेकिन आज़ादी से पहले से हम आत्मनिर्भर बहुत कोशिश करते थे। और जब भी मैं सरकार में ऑफिसर बना, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, थायराइड टेस्टिंग रिएजेंट क्यों इंपोर्ट करना है, लोकली क्यों नहीं बना सकता है, ये प्रोजेक्ट का लीडर मैं था। 3 साल मेहनत किया, सॉल्यूशन मिला। इंपोर्ट किया तो 150 रुपया, 150 रुपीज़, हम खुद बनाएगा 30 रुपये। तो ये थोड़ा ब्रेक थ्रू मुझे मिला। जैसा मुझे ये ब्रेक थ्रू मिला, मेरा मन में ये चलने लगा, उसका मतलब आज जो थायराइड टेस्ट हिंदुस्तान में कर रहा है वो सब 150 रुपया में खरीद कर टेस्ट कर रहा है, 600 रुपये में बेच रहा है। वो लोग कुछ पाप तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उतना मार्जिन नहीं तो बिजनेस तो नहीं कर सकते हैं। मेरा कास्ट 30 रुपया पड़ेगा तो मैं दुनिया हिला सकता हूँ, डिसरप्ट कर सकता हूँ। तो मेरा नौकरी छोड़ने के लिए डिसीजन ले लिया था। ये सब मेरा फादर इन लॉ को समझ में आएगा क्या? समझ गया? तो मैं किसी से बोला नहीं है, मेरे कोलीग से भी बोला नहीं है। वो लोग सब इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, फॉरेन ट्रिप ये मिलेगा करके बैठे थे। मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है तो रिस्क ले सकता है। टेक्निकली आप उस फेज में एक साइंटिस्ट थे। करेक्ट? मैंने हमेशा ये सोचा साइंटिस्ट के बारे में कि भारत में से एंटरप्रेन्योरियल साइंटिस्ट और क्यों नहीं निकल के आते। देखो, ये एक चीज़ है, पंचलाइन है, जो खोना चाहते हैं, जो खोना चाहते हैं वो कभी खोता नहीं है, जो खोने से डरता है वो कभी पाता नहीं है। ये साइंटिस्ट सब खोने से डरता है। इतना अच्छा नौकरी, इतना सिक्योर्ड लाइफ, बिजनेस पता नहीं है क्या रिस्क है, तो साइंटिस्ट इतना जल्दी से निकलते नहीं है। क्योंकि अक्सर ना सर, साइंटिस्ट क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स में से होते हैं, और जो क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो बचपन से पेरेंट्स का प्रेशर ले रहे हैं। तो पेरेंट्स के दबाव की वजह से जब वो अडल्ट बन जाते हैं, वो एक्चुअली सोचते हैं कि अब अच्छा, पेरेंट्स शायद अब प्रेशर नहीं डाल रहे पर सोसाइटी प्रेशर डाल रही है, सोसाइटी से डरते हैं। इसके लिए भी एक पंचलाइन है, अच्छे बच्चे ज़्यादा कुछ बनाते नहीं हैं, जो बनाते हैं वो नट्स है जिसके पास गट्स है। मतलब पागल थोड़े बैक बेंचर्स, नट्स है जिसका पास Guts. गट्स है। थोड़े से संगी पर मजबूत, ब्रेव। तो थोड़ा रिस्क लेने के लिए एपिटाइट चाहिए। तो इस तमिल में एक प्रॉवर्ब है, वो नॉर्थ इंडियन नहीं समझते हैं क्योंकि सुना नहीं है। एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल, आया तो पहाड़, गया तो बाल। वाह। 2 लाख रुपया मेरा सेविंग्स था, बिजनेस में डाला, खींचा, 5,000 करोड़ की सिंगल चेक मिला, पहाड़ आ ही गया। वाह। गया होता था वो 2 ही लाख जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क लेना है। लेकिन लोगों को भड़काना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। जिंदगी में 2 तरीका की रिस्क है। एक रिस्क में अपसाइड टू मच, डाउनसाइड टू लिटिल। दूसरा रिस्क में अपसाइड इज टू लिटिल, डाउनसाइड इज टू मच। कौन सा रिस्क लेना है वो दिमाग से काम करना है, कैलकुलेटेड रिस्क। इधर तो मेरा कुछ अब डाउनसाइड था ही नहीं है। सरकार में कंफर्टेबल जॉब है, वो जॉब ही रिस्क लिया, वो क्या नुकसान है? समझ गया? अगर मेरा पिताजी का नहीं तो मेरा फादर इन लॉ से मैं 2 करोड़ 3 करोड़ लिया होता, वो बड़ा रिस्क होता है। तो रिस्क भी लेना है, तो कौन सा रिस्क, कितना रिस्क लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन तो ले लिया, रिजाइन तो कर दिया,
घर पे गया शुक्रवार शाम को, मिसेस को बोला भी नहीं है कि मैं रिसाइन कर दिया। तो रात को 2 बजे पूछती हैं, आप सोया नहीं है? आई हैव रिसाइंड। इसका मतलब तभी मैं डिक्लेयर करता हूँ रात को 2 बजे मेरा बीवी को कि मैंने रिसाइन कर दिया। वो समझ गया इस रात को ये बोल रहा है, वो भी चुपचाप बैठा है, उसका मतलब ये सही है। तो तुरंत उठा, लाइट स्विच ऑन किया, मेरी ओर देखा, मैं उसका रिएक्शन की इंतजार कर रहा हूँ। कल से आप ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे मेरा 3 टिक में तीसरा टिक, मेरा बीवी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उसकी पगार के ऊपर मैंने डिसीजन लेके घर पे आया और रात को 2 बजे बोल रही है कि तू नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाएगा। उसका मतलब धमकी, वो भी रात को 2 बजे। फिर मैंने सोचा मैं क्या कमी हूँ, मैं सलमान खान से थोड़ी कमी हूँ। एक बार मैं डिसीजन लेता हूँ फिर मैं खुद का भी नहीं सुनता। In Tamil it is known as ना ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி, एक बार मैं बोल दिया तो 100 बार बोला जैसा। तो फिर मैंने बोला उसको, चलो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये पूरा डायलॉग ही हो रहा है, मूवी सीन्स। बिलीव मी, उस दिन से मेरी बीवी भी काम पे नहीं गई, मैं भी काम पे नहीं गया। एक रिस्क था, मैं लेना मन किया, मेरा बीवी उसको दबा के डबल रिस्क बना दिया। कहीं भी मेरा भाषण के लिए जाता हूँ तो लोग पूछते हैं तुम्हारा भाषण की टॉपिक क्या है? रोमांस विथ रिस्क। रोमांस विथ रिस्क। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। वाइफ की थिंकिंग क्या थी आपकी? आप सही सवाल पूछा। 6 महीने के बाद मैंने पूछा, मैं तो पागल था, डिसीजन लेके आया, 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पगार में उनकी भविष्य बनेगा, तू क्या पागल है? तू भी डिसीजन लिया कि मैं भी नहीं जाऊंगी। उसने क्या बोला मालूम? तुम्हें पता कि तुम जीतेगा, मुझे भी पता तू जीतेगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता मेरे बिना तू नहीं जीतेगा। वाह, very powerful statement. She knew that she can make me successful. I think by that time 10 साल हम साथ में थे, तो she has understood. ऊपर से उसको एक कॉन्फिडेंस था, वो बताता हूँ अभी। उसने रिसाइन नहीं किया था, उसने ये बोला था कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं 5 साल ऑफिस नहीं गया तो मेरा ऑफिस कुछ एक्शन नहीं लेगा, फिर उसका बाद वो लोग नोटिस भेजेगा, ज़रूरत है तो जाके जब भी ये बिजनेस फेल होएगा मैं वापस नौकरी पे जाऊंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जीत गया तो वो वापस नौकरी में नहीं गया। सो बोथ ऑफ अस टुगेदर started the journey. She was my first employee, and then company has never borrowed. इधर रानी बाग मुंबई में बाइकल्ला में एक 150 स्क्वायर फीट रेंटेड गराज में मेरा बिजनेस चालू किया था। टेलीफोन नहीं था उस जमाना में, मोबाइल नहीं था, पेजर था, तो तभी चालू किया था बिजनेस। मैंने जैसा बोला था सिर्फ फ्रेशर को ही लिया था। अगर कंपनी में काम पे लेना है वो गांव से आया होनी चाहिए, गरीबी देखा होनी चाहिए, और अगर किसान की बेटा रहेगा तो बढ़िया है, और इंग्लिश टूटा फूटा इंग्लिश ही चाहिए। पूरा इंग्लिश आएगा तो मैं नहीं काम पे लेता हूँ। एरोगेंस आ जाता है। नो, फिर जो लड़का को हाई क्वालिफाइड है, इंग्लिश अच्छा आता है,
वो एक ही साल में हमारा कॉम्पिटिटर उसको उठा के जाएगा। जिस लड़का को इंग्लिश ही नहीं आता है वो कॉम्पिटिटर नहीं लेगा, वो बच्चा मेरा ही रहेगा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट नॉलेज। जो भी बच्चा मेरे पास आया था, बहुत सारे लोग 20 साल 25 साल मेरे साथ ही काम किया था। मेरा कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट्स भी कंपनी में फर्स्ट डे का फ्रेशर होके ये मेरे काम पे आया था। ऑर्गेनिकली पिरामिड बनाया था। तो कभी कंपनी एक पैसा लोन ले नहीं लिया, मैं पर्सनली कभी लोन ले नहीं लिया। आजकल जो भी स्टार्टअप करके जाता है, कंपनी में टर्नओवर आने से पहले बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। एक पैसा किसी ने इस कंपनी के अंदर डाला नहीं है। उसका मतलब जो भी इन्वेस्टर आए थे वो कंपनी के अंदर पैसा नहीं डाला, वो मुझे पॉकेट में पैसा लेकर मेरा शेयर दिया था, कंपनी का अंदर पैसा नहीं आया था। आईपीओ भी कंपनी के अंदर पैसा नहीं आया। 25 साल कंपनी चलाया, 25% ईयर ओवर ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। उसका मतलब हर साल 25% ग्रोथ होता था, 25 साल ग्रो हुआ। और पूरा दुनिया में हेल्थ केयर में हिंदुस्तान चीपेस्ट, पूरा इंडिया में मैं चीपेस्ट, और मेरा प्रॉफिट 40% था। इंडस्ट्री का 25% प्रॉफिट में चलता था, मेरा 40% प्रॉफिट में चलता था। किसी ने ये नहीं सोचा कि साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर बनेगा, किसी ने ये नहीं सोचा कोई तमिलनाडु से आके नेशनल लेवल में बिजनेस करेगा, कोई ये नहीं सोचा मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ आदमी पैथोलॉजी में डिसरप्ट करेगा, कोई ये भी नहीं सोचा था कि मद्रासी आके हिंदी में पूरा देश में अपना हुक्म चलाएगा। तो बहुत रंगीन एक जर्नी था, और किसी से डरता नहीं था, किसी से कॉपी नहीं किया। ओ मत करो जो पड़ोसी करता है, ओ मत करो जो पड़ोसी करता है, क्योंकि फिर आप वही होगा जो पड़ोसी हुआ है। नेवर कॉपीड एनीवन। तो खुद का ही स्टाइल में, खुद का ही मन में जो आया, मैं बहुत जिद्दी हूँ। नाम भी थायरोकेयर रखा है, नाम वेलुमणि पैथोलॉजी लेबोरेटरी नहीं रखा। जब भी नाम थायरोकेयर रखा तो लोग पूछने लगा मुझे, मेरा दोस्त लोग, अरे थायराइड 15 ग्राम की ग्लैंड है, 100 किलोग्राम की बॉडी में 15 ग्राम ग्लैंड में तुम्हें रोटी मिलेगा क्या? मैंने जवाब दिया, पूरा 125 करोड़ थायराइड मेरा ही है। वाह, पूरा 125 करोड़ थायराइड मेरा ही है। थायराइड आजकल कोई नाम सुनता है तो थायरोकेयर ही सुनाई देता है। थिंक थायराइड, थिंक थायरोकेयर। वो स्पेशलाइजेशन, वो फोकस बहुत यूनिक था। और ये बिजनेस में बहुत सारा इनोवेशंस लाया हूँ, बिजनेस की एंगल से देखा जाएगा, क्योंकि कोई आपको बिलियनर बिजनेस बनाने के लिए इतना कोई मदद कर नहीं करेगा। बिजनेस में ताकत रहेगा तो ही बिजनेस बढ़ेगा। उसका भी एक पंचलाइन है, अगर आपकी बिजनेस मॉडल सही है तो किसी मॉडल की जरूरत नहीं पड़ता है प्रमोट करने के लिए। प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्केटिंग। तो ऐसा है कि उसमें एक 4-5 चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। ये कोयम्बतूर से मैं आया हूँ। कोयम्बतूर में एक होटल ब्रांड है अन्नपूर्णा डोसा। बस। हाँ, ये आदमी 1970s में सिंगल किचन रखा, 10 रेस्टोरेंट रखा कोयम्बतूर में, और $1 बिलियन उस जमाना में ही पैसा बना डाला। मेरा ये गांव का है। तो जब भी मैं थायरोकेयर चालू करने से पहले सोचा था कि पैथोलॉजी बिजनेस भी होटल बिजनेस जैसा ही है। जहां ब्लड कलेक्ट करते हैं वो रेस्टोरेंट है,
जहाँ टेस्ट होता है वो किचन है। मैं भी एक ही किचन रखूंगा बॉम्बे में, 15 रेस्टोरेंट चलाऊंगा, क्योंकि हर जगह मेसन डालने की जरूरत नहीं है। तो पूरा मुंबई में सिंगल किचन काम किया। फिर सोचा क्यों नासिक, पुणे, सूरत 3 घंटा की ट्रेन जर्नी है, होनी चाहिए। कोशिश किया, सिंगल किचन ऑल वेस्टर्न इंडिया। वाई नॉट कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, 3 घंटा एयर जर्नी जमा। आई वॉज द फर्स्ट गाई टू बिल्ड ए सिंगल लैब। एक लैब रखकर पूरा 100 करोड़ पॉपुलेशन को सिंगल लैब रखा था। इस फेज में मेहनत ज्यादा हुई या बचपन में? इस फेज में यहाँ मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। क्योंकि इधर आप टाइमर पे है, आप कोशिश कर रहे हैं, आपको टीम को चलाना है, आपको फ्लाइट का टाइम देखना है। आई वॉज ए लॉजिस्टिक्स किंग, क्योंकि एवरी नाइट, सेम नाइट, बिफोर मिडनाइट द सैंपल हैज टू कम टू द लेबोरेटरी। गुवाहाटी से लेकर, त्रिवेंद्रम से लेकर मुंबई में लेबोरेटरी में आया था। दिस वॉज नॉट ए टेक्निकल स्ट्रेंथ, टेक्निकल एक पावर से ये बिजनेस नहीं बनी, लॉजिस्टिक्स पावर से बिजनेस बनी। सो सिंगल किचन, मल्टीपल रेस्टोरेंट, कोई सोचा नहीं है कि वैसा होएगा। दूसरी बात है, मेरा लेबोरेटरी सिर्फ रात को काम करता था, दिन में काम नहीं करता था, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग रात को होता था, न्यूज़ कलेक्शन दिन में होता था। मैंने सोचा क्यों नहीं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को कॉपी करें, सैंपल दिन में कलेक्ट करें, प्रोसेसिंग रात को करें, सुबह 5 बजे रिपोर्ट इंटरनेट में रिलीज करें। तभी इंटरनेट आया, ये भगवान साथ दिया। 1996 से पहले इंटरनेट हिंदुस्तान में नहीं था, मैं आया, इंटरनेट आया। सो लॉजिस्टिक्स, आईटी, एचआर में बहुत बढ़िया था। एचआर में फ्रेशर लेके ट्रेन करके आगे बढ़ाया। द नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजेस, डिसऑर्डर्स। 2 चीज होता है, सुना है क्या आज तक? डिसऑर्डर मतलब आएगा नहीं जाएगा, डिसीज का मतलब आएगा जाएगा। इंजेक्शन दिएगा, एंटीबायोटिक देगा और डिस्चार्ज होके घर पे जाएगा। इधर डायबिटीज, थायराइड और आर्थराइटिस, ये सब आएगा नहीं जाएगा। मैं डिसीजेस नहीं किया, डिसऑर्डर्स किया। उसका मतलब मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बार बार नहीं होता। एक बार पेशेंट है, जिंदगी भर पेशेंट है, और जल्दी नहीं है रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि उसको बुखार वगैरह है ही नहीं है। वो आराम से बैठा रहेगा, 1 हफ्ता में रिजल्ट मिलेगा तो भी बहुत है। मैकडोनाल्ड बर्गर ही देता है, मसाल डोसा नहीं देता है। वेलुमनी डिसऑर्डर ही करता है, डिसीजेस नहीं करता है। तो मैकडोनाल्ड का भी कॉपी किया। बिजनेस में गलतियां क्या करी आपने अर्ली फेज में? हाँ, तो विजय मल्ल्या के सामने थोड़ी बैठा है। नहीं, पर हर कोई गलतियां करता है ना। गलतियां होता है। मैं इधर थोड़ा आपको समझाता हूँ, मजाक नहीं करना है। देखो, जिंदगी में 4 चीज होती हैं जी। एरर, मिस्टेक, फेल्यूर, ब्लंडर। एरर किया, समझ में आया गलत है, महीना खत्म होने से पहले ठीक कर लिया। मिस्टेक, क्वार्टर खत्म होने से पहले ठीक कर लिया। फेल्यूर, साल खत्म होने तक करेक्ट कर लिया। ब्लंडर, करेक्ट ही नहीं किया। मैंने ब्लंडर कुछ किया ही नहीं है, फेल्यूर भी कुछ किया नहीं है, और मिस्टेक्स 1-2 ही हैं, एरर बहुत सारा हुई है। छोटे मोटे चीजें। अगर एरर ही नहीं किया, उसका मतलब आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहा है। मेरा ऑफिस में जो भी लड़का ज़्यादा मिस्टेक करता था, ज़्यादा एरर करता था, उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलता था। कारण यह है, जो मिस्टेक ही नहीं करता है शायद काम ही नहीं करता रहेगा। काम करेगा तो मिस्टेक्स होएगा ही है। तो मिस्टेक्स तो हुई हैं, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक्स। जब ये करोड़ों में बिजनेस करता है, 1 लाख 2 लाख का जो नुकसान आ रहा है, वो सब थोड़ी मिस्टेक्स में गिन के बैठना है।
आप मेरा जो ग्रोथ है उसमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, छोटा छोटा अप्स एंड डाउन्स होता था। कभी ऐसा एक सिचुएशन नहीं आया था अभी मैं क्या करूं, ऐसा एक सिचुएशन आया नहीं है। अब भी मैं क्या करूं सिचुएशन कभी आएगा पता है? तुम बिजनेस छोड़ के जाके मालदीव्स में 1 महीना बैठ के रिलैक्स करके आया तो वापस आके देखा तो जगह पे नहीं, नजर हटी, दुर्घटना घटी। वाह, गुस्सा आया था बिजनेस के दौरान? क्योंकि आपको देखकर, आपसे बात करके ना लगता है कि आपके अंदर गुस्सा है नहीं ज्यादा। नहीं नहीं, मेरा थोड़ा ज़्यादा गुस्सा था तब? नहीं, अगर मेरा मेरा गुस्सा थोड़ा अलग था। 2 तरीके के लोग हैं। गुस्सा आएगा तो फाइल फेंकता है, खाना खाते वक्त गुस्सा आया तो प्लेट फेंकता है, वैसा होता है। मेरा कभी भी गुस्सा आएगा तो चुप हो जाता हूँ। एक चीज़ बताता हूँ, अगर प्यार है हम दोनों की, मैं चिल्लाने से अब ज़्यादा नहीं डरेगा। मैं आपसे बात करना बंद कर देगा तो अब बहुत डरेगा। हैक है, लाइफ हैक है, डराना है तो चुप बैठ जाओ। तो मैं बोलो, मेरा बीवी को बहुत परेशान कर चुका हूँ कि बात नहीं किया तो उसको नींद नहीं आएगा, चिल्ला दिया तो वो बोलती है उसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं है, नहीं चिल्ला के लो, नहीं तो चुप मत बैठो। जो उन्होंने कहा कि वो आपको हेल्प करेंगी बिजनेस के अर्ली स्टेज में, क्या हेल्प किया? एडमिनिस्ट्रेशन? एक चीज़ बताऊं, जो मैं बोला पूरा किया, जो मैं भूल गया वो भी किया, जो मैं कभी सोचा नहीं है ये भी होएगा वो भी किया। मोस्ट पावरफुल लेडी। आई थिंक उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक उसका भी एक पंच लाइन है, इज द स्पाउस ट्रस्ट्स यू and with you the energy is 10x. If she doubts you and if she is not with you, the energy is 0.1x. अगर ये बिजनेस इतना दूर आया तो इसका 2 लोगों की हाथ है, एक तो मेरी मिसेस की, दूसरा मेरे ब्रदर का। वो CFO है, मैं CEO हूँ, मेरे बीवी CAO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मेरा ब्रदर मेरा फाइनेंस कंप्लीटली देख लिया। इसका एक पंचलाइन बोलता हूँ, बस में ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, जो बनाता है वो गिनना नहीं चाहिए, जो गिनता है वो बनाना नहीं चाहिए। तो उसका काम फाइनेंस। हिसाब। मैं 25 साल एक चेक साइन नहीं किया हूँ, बस काम पे फोकस किया है। सो ये तीनों मिलकर ही ये बिजनेस को इतना ऊपर लाया था। जब पहला 1 करोड़ देखा आपने बैंक अकाउंट में, क्या लगा? 1 करोड़ अर्निंग्स? नहीं, वैसा तो कुछ सेलिब्रेशन तो हुई है, लेकिन ये 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ हमने गिनती नहीं किया। जब भी रोज 100 सैंपल आने लगा तो मेरे बीवी को बोला तू वापस स्टेट बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इसमें रोटी निकलेगा, जाओ लेट अस सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट किया, फिर 500 सेलिब्रेट किया, 1000 सेलिब्रेट किया, 5000 सेलिब्रेट किया, 25,000 सेलिब्रेट किया, 50 सेलिब्रेट किया। जब भी पीक आया तो 2 लाख स्पेसिमेन ईच नाइट एक बार आया था, सेलिब्रेट किया था। तो हम उस हिसाब से सेलिब्रेट करते थे, लेकिन वो सब पैसा की अनदर वे ऑफ काउंटिंग। कंटिन्यूअस एक्सपेंशन क्यों करी आपने? बिकॉज यू कुड हैव स्टॉप्ड एट 500 अ डे। देखो, स्टाफ करना भी गुनाह है। वाह। स्टाफ करना भी गुनाह है। एक मोमेंटम बन जाती है, लगे रहो, राइट वर्ड, लगे रहो। लेट मी टेल यू, बिजनेस करने के लिए 3 चीज की जरूरत होता है। एक फोकस, जब भी आप उनको बोला फोकस देख लो, फोकस इज एवरीथिंग। सेकेंड थिंग इज फ्रुगैलिटी,
फोकस पैसा लाएगा, फ्रुगालिटी पैसा को बचाएगा। तीसरा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहेगा, फोकस कंटिन्यूस रहेगा, फोकस कंटिन्यूस रहेगा, बनाता ही जाएगा। ये पॉजिटिव साइकिल है। रिसेंटली मैंने एक लड़का से फिर से एक इवेंट में ये मिला था। वो लड़का माइक कैमरा पकड़ के बोला, साहब एक एडवाइस बताओ यूथ को। फोकस, अगर फोकस नहीं किया तो नॉलेज नहीं आएगा। फोकस, लर्न, अगर लर्न नहीं किया तो ग्रोथ नहीं आएगा। फोकस, लर्न, ग्रो। ग्रोथ नहीं आया, एंजॉय नहीं कर सकता है। रिपीट, फिर से फोकस करो। सो फोकस, लर्न, ग्रो, एंजॉय। मैं तो ये साइकिल जारी रखा था। गाँव जाते हो? गांव में जाता हूँ, गांव का जो भी लोग है सबसे कनेक्टेड हूँ। आप क्यों जाते हो? हाँ? आप क्यों जाते हो? इमोशंस, जिसके साथ मैंने खेती में वो कापूस निकाला था, वो लोग अभी भी है। उनको याद दिलाता हूँ, याद है ही क्या, उसका खेती में हम थे। लेकिन एक चीज़ अभी तक जो बोला नहीं है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा उम्र 11 या 12 था और मेरा गांव का नज़दीक एक गांव में मेला होता था और मेरे माँ को बहुत अच्छा लगा कि मैं, बाकी सब बच्चे समर में घर पे सोते हैं, मेरा बच्चा मेरे साथ खेती में काम कर रहा है। तो उसने 2 रुपया मेरा हाथ में दिया था, जाओ मेले में जाओ, एंजॉय। मैं मेले में गया था, 2 ही रुपया था, बहुत खरीद के भी खा सकता था, उधर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा चीज़ थे, कर सकते थे, वही सब करते थे। लेकिन मुझे, मेरा दिल एक प्लास्टिक दुकान में गई। उस जमाना में प्लास्टिक नहीं था, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1970, मेरा 11 साल उम्र है। तो प्लास्टिक में एक नमक डब्बा, सोप डब्बा, और ये जो किचन में 4-5 चीज रख के एक बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स, ये तीनों में 2 रुपया में खरीदा, लेके घर पे आया था। मेरी माँ देखा, वैसा चीज मेरी माँ देखी नहीं है, और उसको रोने लगा कि मेरा बेटा खर्च नहीं किया। आई वांट, इस पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूँ। जब भी पैसा पॉकेट में है उसको 2 रूप में खर्च कर सकते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर है, दूसरा इन्वेस्टमेंट है। मैं 11 उम्र में इन्वेस्टमेंट में मेरा नज़र गई। मेरी माँ को वो रहेगा तो वो इधर उधर नमक रख के, इधर उधर सोप रख के परेशान नहीं होएगा, घर के लिए वो यूज़ होएगा। मैं कुछ खरीद के खाया नहीं है। तो मेरी मिसेस पूछती थी, आपको ये आदत कभी लगा कि एक्सपेंडिचर अवॉइड करो, इन्वेस्ट करो, वक्त भी वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। तो वैसा ही एक बेसिक से मेरा थोड़ा अलग से ही था, पता नहीं है ये। आई थिंक ऐसा है कि मेरा ब्रेन का स्पीड ज़्यादा है, मेमोरी अच्छा है, इसके कारण मैं थोड़ा अलग से बना हूँ। तो बिजनेस बढ़िया गई। किसी से पैसा, किसी से जाके मैं पिच नहीं किया, क्योंकि पैसा ही जरूरत नहीं है तो पिच क्यों करना है। तो लोग पूछते थे, ऐसा कैसा बिना पैसा ग्रोथ कैसा हुआ। मैं उनको पूछता हूँ, बे सुन, कोई भी मेडिकल बिजनेस में पेशेंट पर्स खोलने से पहले तुम सिरिंज खोलता है क्या? तो वैसा बढ़िया बिजनेस है। मेडिकल बिजनेस में 3 तरीका की बिजनेसमैन है। वन हु मेक्स मनी, अनदर मैन मेक्स अ लॉट ऑफ मनी,
Third one makes a hell of money. Mm. And I made hell of money. So medical business is very, very powerful business. If you are idiot, still you make money. तो बिजनेस अच्छी गई और इन्वेस्टर्स मेरे पास आया था, मुझे शेयर नहीं देना था, लेकिन आके बैठ के मुझे खरीदना है करके बैठा है। तो मतलब क्या है, आप ज़्यादा बताएगा तो जाएगा, देना नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं आंख बंद करके बोला 400 करोड़। 400 करोड़ किस हिसाब से? यू आर ऑन माई टेबल, तो मेरा टेबल में रहेगा, मैं ये जो बोलता हूँ वही रेट है। देखो गांव से आया हूँ मैं, किसी फिनेंशियल कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, टॉप लाइन मिड लाइन बॉटम लाइन कुछ नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी हेल्थ केयर इंडस्ट्री कुछ नहीं है, बस सलमान खान हूँ। काफी पी रहे थे, कप रख के निकल गया। मैं सोचा चलो बच गया हूँ, नहीं देना है, देना ही नहीं है। 6 महीने के बाद वही लोग आए थे और साहब खरीदना तो है 500। हाँ 400 बोला था, 2 क्वार्टर गया 500, कॉफी आने से पहले निकल गया। गुस्सा आया उनको, दोबारा आया करके मैं रेट बढ़ा के बोल रहा हूँ, और 6 महीने के बाद वही लोग आया था। इसका मतलब क्या है, लड़की मुझसे प्यार है, उसको मुझे चाहिए, मैं कुछ भी कंडीशन, मेरे बीवी से भी वैसा ही कंडीशन डाल के शादी किया था ना, वैसे इन्वेस्टर से थोड़ी कंडीशन, तो बस इस बार आके बैठा, मैं काफी नहीं बोला, क्यों वेस्ट करना है बार बार। 600 करोड़ बोला, चेकबुक लाया। थर्ड टाइम व्हेन दे केम दे हैव डिसाइडेड जो भी बोलता है वो रेट में खरीदना है। सो 600 करोड़ में 25% मेरा कंपनी डाइल्यूट किया, उसका मतलब 150 करोड़ में लेके पॉकेट में रख लिया। इट्स नॉट मनी कमिंग इनटू द कंपनी, इट इज माय शेयर्स एंड आई गेट माय मनी। मेरा परिवार में पूछने लगा कि ये 150 क्यों लिया। मैंने उनको बोला देखो 500 रुपया लेके बॉम्बे आया था, कंपनी 600 करोड़ की बना, उसका प्रूफ ये 150 करोड़ से ही होता है। थ्रिल चाहिए, थ्रिल। क्या खरीदा उसके साथ? कुछ नहीं खरीदा, बस रखा। नहीं है। नवी मुंबई में 15 एकड़ लैंड और दिल्ली में 15 एकड़ लैंड, कोयम्बटूर में 15 एकड़ लैंड। सिक्योरिटी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, राइट नो। उसके बाद और एक पार्टी आ रहा है, शेयर चाहिए, किसने भेजा? उसने ही भेजा। उसका मतलब अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है। मैं बोला 600 में दिया था 1 साल पहले, 800 बोलूं क्या? नहीं नहीं नहीं, 800 बोलेगा, अगर वो हाँ बोल देगा फिर देना होगा। तो मन चाहता था कि 1000 बोलूं, मुंह से निकला 1200। चेकबुक लाया है, माइंड यू 1.5 ईयर में 600 करोड़ 1200 करोड़ में पहुंच गई। किसी से जाके वैल्यूएशन वगैरह लिया ही नहीं है, बस। फिर उसके बाद 4 साल में 5 साल में आईपीओ गया था, और आईपीओ में गया तो आईपीओ में पहले दिन 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, सेकंड डे 20 टाइम सब्सक्राइब हो गया। मैं सोचा तीसरा दिन 30 या 40 टाइम होएगा, 75 टाइम सब्सक्राइब हुआ। यकीन ही नहीं आ रहा है, 10 साल से स्टॉक मार्केट में किसी का कंपनी 75 टाइम सब्सक्राइब हुआ ही नहीं है, ये मद्रासी का। उसी दिन शाम को पूरा न्यूज़ चैनल्स, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स बोल रहा है डॉक्टर वेलुमणि थायरो केयर ओवर सब्सक्राइब 75 टाइम्स।
मेरा गांव में तभी लोगों को समझ में आता है थायरो के हमारा वैल्यूम नहीं चला रहा है। ट्रस्ट मी, मेरा आईपीओ खत्म होने तक मैं लाइमलाइट में आया नहीं है। इधर एक पंच लाइन है, अगर तुम जल्दी लाइमलाइट में आएगा तो जर्नी में कंफ्यूजन होएगा। तुम थोड़ा संभाल के, आजकल की जो बिजनेसमैन है, स्टार्टअप्स हैं, जल्दी लाइमलाइट में आ जाता है। पेज नंबर 3 में इकोनॉमिक टाइम्स में आने के लिए ये बहुत सारा कोशिश कर रहा है। तो फाइनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टिंग हो रही है। बहुत उदास बैठा हूँ। क्यों? अनफॉर्चुनेटली, अभी तक बोलता था फॉर्चुनेटली गांव से आया हूँ, फॉर्चुनेटली गरीब था, फॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयड था। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई वाइफ। जस्ट आईपीओ लिस्टिंग का 50 दिन पहले वो चली गई, और वो जाने से 50 दिन पहले ये पता लगा कि उसको पैंक्रियाटिक कैंसर ग्रेड नंबर 4 है। कुछ मैं यूएस गया, लेके गया, इधर उधर घूमा, कुछ काम नहीं हुआ, चले गई। 50 डेज में गायब। तो अकेला गया था स्टॉक मार्केट में बेल बजाने के लिए। लोगों को वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सेरेमनी होता है। तो लगभग एक एवरेस्ट एक्सपेडिशन जैसा है, और सिर्फ 50 मीटर बाकी हैं, वो मेरा हाथ छोड़ दिया। इट्स वाज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। उसने ही मुझे एमएससी बनाया, पीएचडी बनाया, उसने ही मुझे साइंटिस्ट बनाया, एंटरप्रेन्योर बनाया, स्टोरी टेलर बनाया, और उसने ही हिंदी, मराठी, गुजराती सब सिखाया। और मोस्ट पावरफुल लेडी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक ए लेडी हु कैन हैव दैट मच पावर। मैंने उसको कभी को फाउंडर करके भी रिकग्नाइज नहीं किया। उस ज़माने में ऐसा शब्द भी नहीं था, और विदाउट डेसिग्नेशन, विदाउट रेमुनरेशन उसने इतना मेहनत की। आई फील वेरी सैड दैट शी डिडंट सी द बेस्ट साइड ऑफ माई सक्सेस। तो दैट वाज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जब भी एक आदमी जीतता है, पूरा परिवार प्रॉस्पर होता है। लेकिन जब भी एक औरत जीत जाती है, पूरा समाज प्रॉस्पर होता है। आज लगभग 2000 एम्प्लॉयज़, 5000 फ्रेंचाइजीज, सब अपना अपना भविष्य बनाने के लिए उस लेडी का हाथ बहुत है। मैं सिर्फ एक फ्रंट एंड हूँ, थोड़ा स्टोरी टेलर हूँ, लेकिन ये खिलौना वो बैटरी में ही चलता था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आई वांट, जो भी मेरा बात सुन रहे हैं, अपनी आसपास में एक औरत रहेगा, वो शायद माँ रहेगी, बहन रहेगी, बेटी रहेगी, और पत्नी रहेगी। ज़रा उसकी ताकत और उसकी क्षमता देखो, हो सकता है वो भी दुनिया हिला सकते हैं। मैंने कुछ वक्त पहले आपका एक रील देखा था जहाँ आपने कहा कि प्यार असल में 25 साल बाद होता है शादी के। मतलब तो वो बहुत वायरल हुई, उसमें लोग बहुत गालियाँ दिया था। लोग गालियाँ तो देते ही हैं सोशल। गालियाँ देगा तो ये अच्छा हाँ वायरल होता है। हाँ या ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भी कुछ 3-4 साल पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा भविष्य खुश रहेगा। क्योंकि हमेशा जब भी शादी में एक चैलेंज होता है, समझो हम दोनों की शादी हुई है, मैं हमेशा मेरा पॉजिटिव एस्पेक्ट को टिक करके रखा हूँ, मेरा नेगेटिव को मैं गिना नहीं हूँ। जब हम आपसे शादी हो जाता है, आपका नेगेटिव ही टिक करता हूँ, आपका पॉजिटिव नहीं टिक करता हूँ। आपका पॉजिटिव दिखने के लिए साल चाहिए, तभी समझ में आएगा। मेरा नेगेटिव भी तभी समझ में आएगा शादी होने के बाद, क्योंकि माँ तो कभी मेरा नेगेटिव बताता नहीं है।
तो मैं देख लिया कि और भी थोड़ा टिक जाता है तो लग जाएगा। तो मुझे थोड़ा वो लगा कि सच प्यार जो होता है उसका 25 साल लगेगा, 25 साल भी लग सकता है। वो बोलने का बाद 25 साल का बाद जिंदगी क्या बाकी है, तुम क्या पागल हो गया क्या, वगैरह वगैरह डालते हैं। लेकिन मैं हमेशा वो सोचता हूँ कि जो जल्दी जम जाते हैं वो बाद में टूट जाते हैं, तो जमने के लिए टाइम लगता है वो लगे रहता है। सबसे बेस्ट मेमोरी क्या आपके वाइफ के साथ? हम बहुत सारा मेमोरीज हैं, लेकिन एक मेमोरी बताता हूँ। मेरा मिसेस साईं बाबा की डिवोटी थी। मैं भगवान को ही मानता नहीं था, और साईं बाबा साउथ का भी भगवान नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, इधर शिरडी में साईं बाबा के डिवोटी थी। शादी होने से पहले बहुत सारा टाइम, हफ्ता में महीना में भजन्स वगैरह में वो स्पेंड करती थी। शादी होने के बाद मैं थोड़ा खड़क होके बोल दिया, उसको बुरा लगा, लेकिन मैं थोड़ा हॉरिबल हस्बैंड था। देखो ये साईं बाबा के चक्कर बक्कर सब छोड़ दो, परिवार का ही देखना है, सुना क्या? थोड़ा रूड था। मेरे बीवी उसको मान लिया। सिर्फ अपना पूजा के रूम में 2 भगवान की फोटोज थी। कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी इधर उधर नहीं जाता था, भजन नहीं जाता था। मेरा 25 साल का 25वां मैरिज एनिवर्सरी आया था, तो मैं बोला चल आज तुम्हें कहीं ले जाए। तो सुबह 8 बजे स्नान किया, नवी मुंबई में जो ऑफिस में थे, तो चलो जाएंगे। बच्चे लोगों को बोला चलो बैठो जाएंगे, हम 25th ईयर को सेलिब्रेट करेगा। तो मेन रोड में आया तो ड्राइवर पूछा कहाँ जाना है, नासिक ले लो। तो नासिक जाने तक उनको ये नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग सोचा रहेगा कुछ रिसोर्ट में ले जाए। नासिक जाने के बाद क्या है, शिरडी ले लो। बोला तो मेरा बीवी मुझे देखा, मैं मेरा बीवी को देखा, शिरडी क्यों? तुम 25 साल मेरे लिए इतना डिवोटेड थी, आज मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा साथ शिरडी आनी चाहिए। She cried like anything. So I think that is the emotions. Not that कहीं मॉरिशियस गया या वो सब फन नहीं है। मेरे हिसाब से इमोशंस को आप सेलिब्रेट करेगा बेस्ट। उसके बाद 10 दिन का बाद उधर पुट्टापर्थी भी लेके गया था। उसके बाद मैं उसके साथ, तुम कहाँ जाना है बोलो, भगवान का तुम्हारा साथ आएगा। तुम भगवान से प्यार कभी फिर से क्यों आया? फिर मैंने बोला तुम्हारे से प्यार है, भगवान से थोड़ी प्यार है, चल। अब भगवान के बारे में सोचते हो आजकल? कम सोच रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बीवी को छीन लिया करके ऐसा एक फीलिंग आ गया। अभी भी? एक रात 10 दिन पहले, वो जाने से 10 दिन पहले एक रात 2 बजे वो रो रही थी। उसको पता लग गया कि ये कैंसर मुझे नहीं छोड़ने वाला है। वो इसने पूछा, हाँ जी ये बताइए मैं ही क्यों मिला उसको? तो क्या जवाब दूं? वाई मी? देन आई फेल्ट द गॉड इज टू रूड। तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आया था, चलो भगवान भी रहेगा, अगर वो सिर्फ देख के ही बैठा रहेगा, इतना बढ़िया सोल है, उसको कुछ कर नहीं पाएगा, तो भगवान नहीं है। और दूसरा एक चीज़ बताता हूँ, मैं 15 साल बीआरसी में काम किया था ना, कैंसर हॉस्पिटल में काम किया था। कैंसर हॉस्पिटल में 2 साल के बच्चे के सिर पे 1.5 किलो की ट्यूमर है। वो बच्चे क्या पाप किया? कोई बोलते थे वो प्रीवियस जनरेशन की पाप होगा। अरे उसी जनरेशन में हिसाब करना। तो मैं थोड़ा साइंटिस्ट हूँ, मानता हूँ हमसे सुपीरियर कुछ पावर है, वो पावर
सूर्य भगवान है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। आज भी अगर मुझे किसी भी दिन हाथ जोड़ना होता है तो ओनली फॉर सनराइज। तो टू दैट एक्सटेंट ये जो मानुष बनाया हुआ भगवान को में मानते नहीं हैं, लेकिन जो मानते हैं उसको भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। अपना तसल्ली के लिए भगवान की सोच से आपको पीस मिलता है, प्लीज एंजॉय। शिरडी गए कभी उसके बाद? 10 दिन पहले भी जाके आया। कैसा लगा? मुझे उस जमाने में जाता था क्यू में 3 घंटा 4 घंटा खड़ा रहना होता था। आजकल कहीं भी भाषण देने के लिए जाता हूँ, वो भाषण के लिए इनविटेशन जो देता है वो उधर कुछ ट्रस्टी होता है तो फास्ट मुझे ले जाता है। तो व्हेनेवर आई एम इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ। क्या सोचते क्या हुआ कि दिमाग में क्या चलता है? ठीक है, ऐसा तो भगवान को भगवान मानता हूँ और भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। जो भी मैं बना हूँ वो भगवान की कृपा मानता हूँ। जो भी बुरा लगता है वो छोड़ देता हूँ, जो भी अच्छा लगता है वो अच्छा किया है वो भगवान की वजह से ही हुई है। जैसे आपने कहा कि आप एंजॉय करते थे एम्प्लॉयज़ की खुशी को देखकर, तो अब आप एंजॉय कैसे करते हो? जब भी मैं एक भाषण के लिए एक स्टेज में जाता हूँ, मेरा भाषण 1 घंटा चलती है और एवरेज 2.5 स्टैंडिंग ओवेशन एक एक भाषण में मिलते हैं। जब ये स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है वो जो एनर्जी हाँ मिलता है वो कुछ दूसरा किसी से नहीं मिलता है। सोशल मीडिया एंजॉय कर रहे हो? सोशल मीडिया एंजॉय, मेरा ट्विटर में कुछ 75,000 फॉलोअर्स हैं। आई थिंक आई हैव अ वेरी कमिटेड फॉलोअर्स। मैं पॉलिटिकल बात नहीं बोलता हूँ, कनेक्टेड टू फोकस, फ्रुगैलिटी, डिसिप्लिन, ये सब छोड़ के आजकल थोड़ा डाइवर्स मैरिज के बारे में बात करता हूँ। बट ये मेरा नया एक हैंडल चालू होके अभी 2 ही महीना हुआ है। पुराना हैंडल में 10 साल था, सिर्फ 6,000 फॉलोअर्स थे। माई डॉटर टोल्ड मी डैड यू गिव द कंट्रोल टू मी, तो आई गेव द कंट्रोल। मैं भी एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हूँ, वो बने स्टूडियो में मैं थोड़ा मेरा डॉटर उसको शूट करके लेती है। I think within 2 months I got around 750K followers. I believe that's a very big success. Sensation Velumani has become. पहले मैं कहीं भी जाता हूँ कोई भी पहचानदार नहीं था, आज फ्लाइट में आया तो 15 लोग सेल्फी मांग रहे थे। देखो इंस्टाग्राम का। कैसा लगता है आपको? ठीक है, ऐसा तो आई लव पीपल हु एवर कम्स फॉर अ सेल्फी, आई डोंट से नो टू एट ऑल। इनफैक्ट जब भी मैं भाषण देने के लिए कहीं भी जाता हूँ ना, मेरे जैसा जो स्पेशल गेस्ट और गेस्ट स्पीकर्स होते हैं, भाषण ख़त्म होके जाके एक रूम में उसको ग्रीन रूम में बैठते हैं। मैं तो भागर सबके साथ प्यार करता हूँ, सबको साथ, क्योंकि मैं वैसा ही ओके ऐसा आया था। मैं ज़मीन से जोड़ हुई अभी भी। आई लव पीपल एट एवरी लेवल। बोलो क्या करते हो, सबसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। वैसे तो ऑनेस्टली आपसे सिर्फ गले लगना था आज, वो बाहर ही हो गया। पॉडकास्ट सिर्फ बोनस है सर, यही था आज का एपिसोड। वंडरफुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर वेरी यंग, रिमेन फोकस्ड। आई थिंक अगेन द सेम एडवाइस टू यू आल्सो, focus. If you focus you can learn, and if you learn you can grow, and if you grow you can enjoy and keep repeating. There is no limit for how much you can grow, unless you are otherwise you take a call, enough, I want to do something different. So today I am doing something different. I am not tired, I am not retired. I'm just trying something else. We don't know, very often people ask me a question, what next? What do you mean what next? आगे क्या करने वाला है? Why you want me to become pregnant again? Right? See, that's a very powerful one. प्रेगनेंसी होएगा, उसके लिए जो भी आउटकम आता है आउटकम है, लेकिन उसमें जो भी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस है। आई डोंट वांट टू, लेकिन बाद में ये भी बताता हूँ, डोंट वरी, इफ बाई एनी चांस आई बिकम प्रेग्नेंट I will still deliver.
उसका मतलब यही है कि प्रेग्नेंट जो होना चाहता है वो कभी शायद होएगा नहीं है, जो होना ही नहीं चाहता है वो शायद अचानक हो जाता है. So yeah, I'm open. I am looking for people who are brilliant, and if I am convinced, I will move along with them. Okay, wow. Good. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात बहुत करके. खुश हूँ और I wish you again a great journey. Thank you. Means a Impactful lot. journey. Really meant a lot to spend time with you, and Thank thank you for your presence. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. जिस तरह से गुरु फिल्म मेरे दिल के करीब है, उसी तरह बिजनेस स्टोरीज भी मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं. आज के ज़माने में ना हर किसी को झट से बिजनेस ग्रो करना है, झट से पैसे कमाने हैं, झट से शोहरत चाहिए. पर ऐसे स्टोरीज ना रेयर होते हैं, पर असली पावरफुल स्टोरीज होती हैं कि किसी को 30 साल से ज़्यादा लंबा टाइम लगा है खुद के करियर बनाने में. ये होती है असलियत. आज आपके सामने असलियत पेश हुई है, एंड आई होप कि आपने असलियत को एंजॉय किया हो. अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो जिनका खुद का बिजनेस है, और स्पेशली अगर आप एक मुश्किल समय से गुजर रहे हो ना, तो ऐसे लोगों की बातें सुनो, ऐसे लोगों से सीखो. और अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसको लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो अब से ही थोड़ी बहुत बिजनेस की पढ़ाई स्टार्ट करो. आप कैसे पढ़ोगे बिजनेस के बारे में? यूट्यूब के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू. मेरे खुद के बिजनेस के करियर में मैंने हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ये एक यूट्यूब सीरीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी भी अवेलेबल है, लिंक कर दूंगा नीचे. स्टैनफोर्ड सीरीज ऑफ लेक्चर्स है. उस टूल का फ़ायदा उठाया था. पर अगर आपको एक कोर्स टाइप स्टडी मटेरियल की अप्रोच नहीं लेनी है, तो फिर हमारे बिजनेस पॉडकास्ट डेफिनेटली सुनिए. डॉक्टर वेलुमनी के जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ चुके हैं TRS पर, उनके पॉडकास्ट जाके देखिए. बट अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, विल सी यू लेटर. जो भी आप कर रहे हो, देश के लिए करो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. जय हिंद.